बातें नहीं करिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए कुछ कुछ बातें लिख रखे हैं ताकि आपको जल्दी ही समझा सकूं और आपका समय भी मैं बचा पाऊं। तो मेरे भाई, हम लोग लास्ट लेक्चर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे। लास्ट लेक्चर वाला मैं पहले रिवाइज करा देता हूं। तो लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बस ये पढ़ाए थे कि हिंद चीन का मतलब क्या होता है। तो हमने बताया था हिंद चीन का मतलब होता है 3, है ना, देशों का सम्मिलन, जिसमें आया था वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इन्हीं तीनों देशों का सम्मिलन को हम क्या कहते हैं सर? हिंद चीन कहते हैं। हिंद चीन नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि मेरे भाई लाओस और कंबोडिया पर भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, यानी वहां का ही रहन सहन अपनाता था लोग, जबकि वियतनाम पर चाइना का संस्कृति का प्रभाव था, इसलिए उसको क्या कहते थे? वियतनाम कहते थे। इसलिए इन दोनों को मिला करके हिंद चीन यानी कि वियतनाम, हिंद चीन मतलब इंडो चाइना कहा गया। फिर हम लोग पढ़े कि इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। लेकिन 12वीं शताब्दी में, है ना, एक व्यक्ति जिसका नाम था सूर्यवर्मा द्वितीय, इन्होंने, है ना, और मैं बता दूं इसका जो एरिया है वो लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने मेरे भाई 12वीं शताब्दी में, है ना, क्या बनाया? मंदिर बनाते हैं, है ना, अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। किस देवता का प्रतिमा था? तो सर ये जो देवता का प्रतिमा था वो था क्या? विष्णु भगवान का था। फिर हम आपको बताए थे कि वियतनाम पर फ्रांस कभी अधिकार कर लेता था तो कभी वहां से आजाद हो जाता था, यानी जब फ्रांस के राजा कमजोर हो जाता था लोग, सॉरी फ्रांस नहीं, चीन, सॉरी दोस्त जी से शुरू करिए फास्ट। हाँ भाई, हाँ, तो मैंने बोला कि फ्रांस का जब राजा, फ्रांस में बोल दे रहा हूँ, सॉरी मेरे भाई, ध्यान है आज दू के पर सॉरी। तो चाइना जो था ना वो कब्जा करना चाहता था वियतनाम पर, तो कभी उसको कैद कर लेता था, तो कभी चाइना का सरकार कमजोर हो जाती थी तो वियतनाम आजाद हो जाता था। ये काम कंटिन्यू चलता रहता था, है ना। लेकिन बाद में फ्रांसीसी लोग आते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सबको गायब कर देते हैं। और फिर मैं बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे, फिर डच लोग आए, फिर इंग्लैंड वाला गया सब हिंद चीन में यानी वियतनाम में, उसके बाद लास्ट में फ्रांसीसी गया। और फ्रांसीसी जब से गया तब से उन लोगों को अपना गुलाम बना के रख लिया था। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग कर लिए थे। बोलो, लास्ट लेक्चर वाला सारा बात मैंने रिवाइज करा दिया? कोई दिक्कत? जल्दी बताइए। लास्ट लेक्चर वाला सारा मैंने रिवाइज करा दिया था, जल्दी बताइए। सर एक वीडियो डालने वाले थे, नहीं? हाँ भाई, एक वीडियो भी डालने वाला था, मैं डालूंगा, थोड़ा समय का अभाव था बट डालूंगा मैं जरूर। चलिए बताइए, क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब अगर क्लियर है मेरे भाई तो आइए हम बातें करते हैं अब किस चीज का। तो आंसर है हम बातें करेंगे अब आगे का। तो मैंने जैसे बताया कि फ्रांसीसी लोग वियतनाम में घुस जाते हैं, बार बार का ये जो झंझट चल रहा था, तो कभी आजाद कभी गुलाम, कभी आजाद कभी गुलाम वाला, इस झंझट को दूर कर दिया फ्रांसीसी लोगों ने। फ्रांसीसी लोगों ने क्या किया? फ्रांसीसी लोगों ने मेरे भाई क्या किया? उन लोगों ने ये किया कि जो हिंद चीन था ना, वो मतलब उन लोगों को फ्रांसीसी जो थे ना वो उपनिवेश बना लिए। उपनिवेश, अभी उपनिवेशवाद सर क्या है सर? उपनिवेशवाद का मतलब होता है मेरे भाई कि जब कोई बड़ियार देश कमजोर देश को कब्जा में ले लेता है तो हम कहते हैं कि उस पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया, मतलब उपनिवेशवाद उसको बना लिया है। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है, तो उसको हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये बात हमने बता दिया था। तो यही अब हम लोगों को सीखना है कि कैसे हिंद चीन पर फ्रांसीसियों ने कैसे उन लोगों को अपना गुलाम बना लिया। हिंद चीन के लोगों को कैसे फ्रांसीसियों ने अपना गुलाम बना लिया, ये अब हम लोगों को जानना है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, नजर एकदम स्क्रीन पर बरकरार रखिए मेरे भाई। तो मैं बात कर रहा हूं वियतनाम का। वियतनाम का मेरे भाई जो आकृति था ना, जो फोटो था वो ऐसा था। और वियतनाम में 3 बड़े फेमस जगह थे, 3 बड़े फेमस क्षेत्र थे। जैसे कि मान लो भारत है, भारत का भी कुछ कुछ जगह फेमस है, जैसे मुंबई फेमस है, फिर मुंबई फेमस है, बिहार फेमस है क्या हो बिहार, यूपी, दिल्ली फेमस है, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारा फेमस है। ऐसे ही
वियतनाम में भी 3 क्षेत्र बड़ा ही फेमस हुआ करता था उस समय। उसका नाम है टोंकिन, अन्नाम और कोचिन चीन। फिर से सुनिए, वियतनाम में मेरे भाई 3 जगह बड़ा ही फेमस था, 3 जगह बड़ा ही फेमस था, और वो था टोंकिन, अन्नाम और कोचिन चीन। टोंकिन जो सबसे ऊपर वाला था वो था, अन्नाम जो बीचे वाला था वो था, और कोचिन चीन जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको कोचिन चीन बोलते हैं। और वियतनाम थोड़ा सा लंबा आकृति का था, जिसको मैंने बताया था ना 3 भागों में टूट गया था, पर फिर भी मिल गया। तो खैर वो लेक्चर 1 में आप पढ़ लिए होंगे। तो होता क्या है, फ्रांसीसी सबसे पहले मेरे भाई अन्नाम में आते हैं। जो फ्रांस के लोग व्यापार करने आते हैं ना, वो सबसे पहले कहाँ आते हैं, अन्नाम में आते हैं मेरे भाई। जैसे ही वो अन्नाम में आते हैं, वो व्यापार करने की दृष्टि से वो लोग भी आए थे। फ्रांसीसी थी वियतनाम के जो अन्नाम जगह था वहां पे आए थे व्यापार करने के लिए, और आकर के कुछ समय जब बाद बस जाते हैं, है ना, तो व्यापार कर लेने के बाद कुछ जो पादरी लोग आते हैं, माने जैसे हमारे यहाँ का पंडित जी लोग है ना, तो ऐसी वहां के पादरी होता था, पादरी से बड़ा पोप होता था लोग, है ना। तो ऐसी पादरी यानी वहां के थोड़ा ज्ञानी व्यानी लोग आते हैं वियतनाम में, वियतनाम के अन्नाम में। तो क्या करते हैं ना, अपन धर्म के बड़ाई करने लगते हैं कि हमार धर्म में बहुत बहुत कुछ होला, हमने के हई कर सकते हैं, हमार धर्म में हई बा, फलना बा, चिलना बा। ऐसे कर करके बहुत सारा बढ़ाई करने लगा, बहुत सारा बढ़ाई करने लगा। कौन मेरे भाई, पादरी लोग। कहाँ का, फ्रांस का पादरी लोग बहुत बड़ाई करने लगा, है ना, बहुत बड़ाई करने लगा अपने धर्म का। और जो अन्नाम का धर्म था, अन्नाम मतलब सॉरी वियतनाम का जो धर्म था मेरे भाई, उसका बुराई करने लगा कि तोर धर्म खराब बात होने के, रहे नहीं खावत, बोले नहीं खावत, ऐसे कर करके यानी बहुत बुराई करता है लोग कि तुम्हारा धर्म खराब है, तुमको ना तो ये करने आता है ना तो वो करने आता है, बहुत सारा बुराई करने लगता है। अब बताओ, तुम्हारे सामने आकर के कौन तुमको बुराई करने लगे तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि ना लगेगा, क्या करोगे, मन करोगे ठोक दे उसको, मन क्या करेगा कि मारे उसको, हमारे धर्म के बुराई कर रहे हैं तो मारेंगे कि ना मारेंगे। आप ही के धर्म का कोई बुराई करे तो मारते हो कि नहीं मारते हो, यस। तो वो लोग खुश खिसिया जाते हैं, अन्नाम के लोग खिसिया जाते हैं, बोलते कि तू हमारे धर्म के बुराई कर, रुक रुक तरह के छड़ी से मारम। तो बहुत मार मारता है सब, अन्नाम के लोग पादरियों को बड़ी मार मारता है। जो फ्रांस से आया था ना कुदल बोलने के बोलता कि ना मन बे ले, है बहुत मारता है सब। अब मारता है सब। अब भाई, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए भले हम बुराई किए धर्म का, और हमको आपने हमको पीट दिया, तो हम सोचेंगे ना, रुक रुक रुक, पिटले बड़े नो, बादला निकल बाऊ, है ना। तो क्या करता है लोग, जो पादरी लोग था ना, वो बादला निकालने के लिए सोचता है। तो फ्रांस के राजा के पास ये खबर जाती है कि अन्नामियों ने, माने वियतनाम के जो जगह है अन्नामी, वो लोगों ने हमारे पादरियों को मारा है, तो ना छोड़बो। तो क्या करता है, उस समय फ्रांस का राजा था नेपोलियन तृतीय। ध्यान है, नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा मस्त राजा था, क्या हो, जो कि पहला चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। ये था नेपोलियन तृतीय, बड़ी बदमाश राजा था। बोला कि रुक रुक, तू हमनी पादरिया सबके मरले है, तू सब पंडित जी के मारता है, तू सब हम लोग का। तो वो क्या करता है ना, सैनिक भेजता है, जहाज द्वारा, बेड़ा जहाज ये सब भेजता है। कहाँ भेजता है, अन्नाम में, यानी वियतनाम में भेजता है, वियतनाम में मेरे भाई भेजता है ना। 1862 ईस्वी के करीब की ये बात है। उस समय अन्नाम पर अधिकार कर लेता है राजा, वहां के राजा को मार उड़ के करें, हम मर ले आवा, तो मार उड़ के सब क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है 1862 ईस्वी में। कौन, तो फ्रांस, किस पर, अन्नाम पर। तो जब अन्नाम पर अधिकार कर लेता है, तो धीरे 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 होता क्या है कि उसके अगल बगल के जो जगह, उसके जो अगल बगल के जो थे ना, उसके अगल बगल के जो थे, है ना, उसके अगल बगल था कंबोडिया, है ना, समझना। उसके अगल बगल कौन था मेरे भाई, कंबोडिया था, है ना। 1863 में फ्रांसीसी के कंबोडिया, यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई, कंबोडिया छूट गया है। अब जैसे ही अधिकार कर लेता है 1862 ईस्वी में अन्नाम पर, तो उसके बगल का जो था ना, बगल का कौन था, बगल का था सर कंबोडिया। यहाँ देखो बगलवा में कंबोडिया है। कंबोडिया सोच लेता है कि अरे भैया ये तो अधिकार कर ले सन अन्नाम पे, अब कुछ दिन बाद हमरो पुकरिया सन। तो क्या करता है, कंबोडिया के मतलब जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे, जो बड़े राजा थे, मतलब वो लोग जाते हैं फ्रांस के पास, बोलते हैं माई बाप हमारा के अधिकार में मत ली हो, तू बोलबा जवन हम दे हम तहरा के, तू बस तुमको जितना बोलना है बोलना, हम तुमको देंगे, है ना, बस हम लोग का अधिकार मत करना, हमको अपना राज चलाने दीजिए। तो फ्रांसीसी खुश हो जाता है, सोचता है कि चल भाई बिना लड़ले भी बहुत कुछ मिल रहा है,
बिना लड़ ले बहुत कुछ मिल रहा है, तो लड़ने की क्या जरूरत है। तो बोल देता है फ्रांसीसी लोग, ठीक है इतना टैक्स दे दिए और तोरा ना आ जा, तोरा का गुलाम ना करम, है ना। तो कंबोडिया खुश, चल चल अब हमने के राज चली। तो होता क्या है कि 1863 ईस्वी में इस डर से, किस डर से, इन लोग पर जब अधिकार हुआ था वियतनाम पर, वियतनाम के अन्नाम पर, उसके डर से 1863 ईस्वी में कंबोडिया जो है ना फ्रांसीसी के अधीनता को स्वीकार कर लेता है। यानी उसके अधिकार जो अधिक कहता है लोग, यानी जो बात बोलता है लोग फ्रांस मानने के लिए वो मान लेता है। कौन? कंबोडिया। अब इस प्रकार से जब बात मान लेता है तो फ्रांस तो समझ जाता है कि लागत आई जब पूरा अधिकार जमावल जा सकता ना, बोलते हैं चादर देख के पांव फैलाओ, वही हाल था। अब तनी मुनी बैठे ना, बोलते हैं ट्रेनमा में मान लो कोई बैठने की जगह दे देना ऐसे पहले बैठने के लिए, तो बोले अरे तनी घसक ना रे, घसक, तो घसकते हैं। अब तनी घसक जगह ना, बोला कि ये तनी ओलर देना भाई, बड़ी देह दुखाता। आज जब ओलर दे तो ऐसे सोएगा, कुछ देर बाद सो जाएगा। वही बात है, पहले किसी को बैठने के दो, सोएगा, पहले ऐसे ऐसे करेगा, फिर सोएगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे। तो वही वाला हाल था। फ्रांस भी समझ गया था कि और यहाँ पर पूरा अधिकार जमाया जा सकता है। तो होता क्या है, इसके बाद क्या करता है, जैसे ही अन्नाम पर अधिकार कर लेता है तो उसके कुछ समय बाद 1867 ईस्वी में जो अन्नाम के नीचे वाला जगह था कोचिन चीन, वहां पर भी अधिकार कर लेता है। कोचिन चीन पर भी अधिकार कर लेता है मेरे भाई, कोचिन चीन पर अधिकार कर लेता है। फिर इसके बाद ये जो तोंकिन है ना, तोंकिन, वहां पर भी अधिकार कर लेता है। कब? 1873 ईस्वी में। तो बिहार बोर्ड में सवाल पूछेगा कि 1863 ईस्वी में कहां पर अधिकार किया गया, 1867 ईस्वी में कहां पर किया गया, 1873 ईस्वी में किस पर किया। तो याद रखना 1863 ईस्वी में कंबोडिया का अधीनता स्वीकार कर लिया ये, और 1867 ईस्वी में कोचिन चीन पर अधिकार कर लिया, और 1873 ईस्वी में तोंकिन पर अधिकार कर लिया। कौन? फ्रांस। तो धीरे 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 मेरे भाई इनका अधिकार बढ़ते गया। यानी धीरे धीरे इनका जो था ना राज, वो पूरे धीरे 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 वियतनाम पर कब्जा कर लिया। कौन? है ना, फ्रांस। कब तक? 1873 ईस्वी आते आते पूरा वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब इसी प्रकार धीरे 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 1887 ईस्वी आते आते वियतनाम, कंबोडिया और लाओस तीनों पर अधिकार कर लेता है। यानी ये वियतनाम पर तो कर ही लिया, लाओस पर भी कर लेता है, कंबोडिया पर भी कर लेता है। इस प्रकार फ्रांस जो है पूरे कहां पे, तो आंसर है पूरे हिंद चीन में। ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? हिंद चीन। तो पूरे हिंद चीन में अधिकार कर लेता है। तो बिहार बोर्ड में अगर एक सवाल पूछा कि हिंद चीन पर अधिकार फ्रांस के द्वारा कब किया गया, तो बोलना 1887 ईस्वी में। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों ने पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अगर बात समझ में आ गई है तो जल्दी कमेंट करो मेरे को भाई, जल्दी फटाफट। अरे हाँ भाई, पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा 2000 हो गया। चलिए सबको एक बार दिल से शुक्रिया, सभी को धन्यवाद दिल से। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ा परिवार बने और आप लोग के सपोर्ट से एक दिन बड़ा परिवार जरूर बनेगा। हम एक छोटा सा वीडियो भी बना के भेजेंगे, अपना भाव प्रकट करेंगे 2000 का, है ना। तो एक बार दिल से शुक्रिया आप सभी को, है ना, 2000 कराने के लिए। हाँ आ गई समझ, ठीक है, यस सर क्लियर है सब कुछ यहाँ तक, ठीक है मेरे भाई। मजा आवता बोला लोग, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ धुआं कबार के, मजा आ रहा है? यस सर समझ में आ गया। समझ में आया वो अलग बात है, मजा आवता कि ना, जल्दी बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। जल्दी से आप हमें कमेंट करके बताइए सभी लोग। धुआं कबार के बोलिए, ठीक है। चल मेरे भाई, चलो यस सर। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि इस प्रकार फ्रांसीसियों ने पूरे हिंद चीन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया मेरे भाई। पूरे हिंद चीन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। नो डाउट सर, सुपर्ब सुपर्ब मेरे भाई, सुपर्ब। हाँ गुरुजी, अरे गजब, ठीक है। अब अगर समझ में आ गया तो और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अब आपको ना आपको
आपने ना किसी को मार दिया, आपने किसी को मार दिया, तो भाई कोई कारण होगा मारने का। आपने किसी को से बोला कि आप ना मन में मार दिया एक लपड़, तो भाई बिना कारण के तो मरबा ना, कारण कौन होइबे करी। तो अब हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि जो फ्रांसीसियों ने हिंद चीन पर जो कब्जा किया था उसका क्या कारण था। तो याद रखना मेरे भाई, कारण अब हम लोग समझने वाले हैं। यानी फ्रांसीसियों द्वारा हिंद चीन के उपनिवेश है ना, उपनिवेशवाद बनाने का कारण, यानी क्या कारण था। तो उसका ना 3 गो कारण था। पहला आर्थिक कारण था मेरे भाई। पहला कौन सा कारण मेरे भाई? आर्थिक कारण। कौन सा कारण? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी रुपया पैसा का मामला। आर्थिक कारण माने रुपया पैसा का मामला। तो देखो, पहल का कारण था वहां पर कृषि। जो हिंद चीन था ना मेरे भाई, कृषि के मामला में बहुत ही अच्छा डेवलप था। माने वहां पर की जो मिट्टी थी ना, बड़ी उपजाऊ थी, बड़ी भी क्या थी? उपजाऊ थी। तो उपजाऊ होने के कारण वहां पर खेती अच्छा से होता था। तो वो लोग क्या करता था, जितना भी वहां के किसान लोग खेती करता था, वो कौनी से क्या करता था, लोग सब कुछ लूट के, माने जितना जरूरत हो उसको छोड़ देता था लोग, मैंने कहीं ना तो कहीं पालन पोषण के लिए छोड़ देता था, और बाकी सब लूट के अपने देश में जाके भेज देता था, चाहे दूसरे देश में जाके बेच देता था। तो बड़ा दिक्कत था। तो आर्थिक पहला कारण ये है कि वहां की कृषि जो अच्छा था ना, पूरा बड़े स्तर पर विकसित था। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ क्यों आए? धन लूटने के लिए। सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, उसको लूट के भाग गया सब। समझ रहे हैं? ऐसे ही फ्रांसीसी जो है ना, हिंद चीन पर कब्जा क्यों किए थे? रुपया पैसा लूटने के लिए। तो वो लोग कृषि जो थे ना, कृषि है ना मेरे भाई, कृषि वहां पर बहुत अच्छा होता था। तो जिसके कारण वहां पर अधिक मतलब वो लोग अपना उपनिवेशवाद बनाए। फिर कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन का बहुत ही भंडार था हिंद चीन में, इंडो चाइना में, यानी कि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में कोयला, टीन, जास्ता, टंगस्टन का एकदम बहुत ही भंडार था। तो वो लोग क्या करते थे, खदान से निकाल के बोला चल चल, भाग जाते थे सब अपन लेके, अब बेच देता था सब। समझ गए? और वहां पर ना मेकांग डेल्टा पर कब्जा करने के लिए मेरे भाई, यहाँ पर पता है, यहाँ से एक नदी बहती थी, यहाँ से एक नदी बहती थी, यहाँ से बड़ा ही उपजाऊ होती है, बड़ा ही उपजाऊ होती है ना। तो जिस कारण से उस पर कब्जा वो लोग करना चाहते थे, जिसके कारण अगर इस जगह पर कब्जा हो गया, यानी मेकांग डेल्टा पर कब्जा हो गया, तो क्या होगा, पूरा अधिकार इन लोग का हो जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया था। तो पहला कारण था आर्थिक कारण ये। दूसरा क्या कारण था? व्यापारिक सुरक्षा। यानी कि जब फ्रांसीसी वहां पर आए थे लोग, तो वहां पर कोई अधिकार नहीं कर रहा था, सिर्फ इन लोग का राज चल रहा था। तो व्यापारिक सुरक्षा भी कहीं ना तो कहीं एक कारण था। इसके बाद असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, यानी फ्रांसीसी पता है क्या कहते थे लोग हिंद चीन को, कि तोहनी का भी डेवलप नहीं खसन, माने तोहनी के खराब बड़े, तभी तोहनी के अच्छा बनावे खातिर हमनी के तोहनी के गुलाम बने बन जा। माने और देश जब पूछता था कि आपने फ्रांसीसी मतलब फ्रांसीसियों से कि आपने हिंद चीन को क्यों उपनिवेश बनाया, तो वो लोग बोलते थे कि इसको उपनिवेश बनाने का कारण ये है, उपनिवेश बनाने का कारण ये है कि इग्नी की कुछ आवते नहीं के, संस्कृति के मामला में पीछे है सब। फिर ना तो ये लोग पढ़ना जानता है, ना तो ये कुछ करना जानता है, ना तो खेती करना जानता है, मतलब बहुत सारा कारण रख देता है। यानी पूरी तरह से बोलता है कि हिंद चीन असभ्य है, जिसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उसी को सभ्य बनाने के लिए हम लोग अधिकार किए हैं। बोलो ऐसा होता है? लेकिन बेचारा अधिकार कर लिया था ये लोग। तो ये 3 वजह था। तो बिहार बोर्ड अगर पूछा फ्रांसीसी द्वारा हिंद चीन के उपनिवेशवाद का कारण बताइए, तो आप बोलना पहला कारण आर्थिक कारण, दूसरा असभ्य को सभ्य बनाने के लिए, तीसरा व्यापारिक सुरक्षा के लिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो इन्हीं कारणों से वहां पर क्या किया था, वे लोग अधिकार किए थे, अधिकार किए थे। ठीक है मेरे भाई, है ना। एक बार 10,000 जब हो जाएगा ना मेरे भाई, सबको ग्रैंड पार्टी देंगे, धुआं कबार के पार्टी देंगे। ठीक है, क्लियर? अब अगर क्लियर है तो आगे और समझिए मेरे भाई। अब हम लोग ये समझते हैं कि वो लोग तो बोल दिए, कौन बोल दिया? फ्रांसीसियों पूरे वर्ल्ड में हल्ला कर दिए कि हम लोग ये सब ना असभ्य है, लोग ये सब क्या है, असभ्य है। तो हम लोग इसको क्या बनाना चाहते हैं, सभ्य बनाना चाहते हैं।
यानी कि ये डेवलप नहीं है लोग, हम लोग इसको डेवलप करना चाहते हैं। तो बात सीधी सी, अगर डेवलप करना चाहते हो तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा ना जी, क्योंकि आपने देश बहुत लोगों से बोल दिया है कि इन लोगों को सभ्य बनाना है। तो वो लोग क्या करने लगा, शिक्षा के बारे में सोचने लगा। बहुत सुंदर, क्या करने लगा, शिक्षा के बारे में सोचने लगा। यानी कौन लोग, फ्रांसीसी लोग सोचने लगे कि चलो इन लोग को तनी मुनी डेवलप कर दिया जाए। लेकिन उन लोग के मन में था ज्यादा डेवलप होने के करेंगे, ज्यादा डेवलप कर देनी तो दिक्कत है बा। कहो किसी को ज्यादा पढ़ा लिखा बना दोगे तो अच्छा सोचने विचारने की क्षमता आ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि पढ़ ले भाई अच्छा से, ताकि सोचने समझने की क्षमता ज्यादा आ जाए। तो जब बात आने लगी शिक्षा की, यानी हिंद चीन में शिक्षा देने का, जो फ्रांसीसी सोच रहे थे तो वो दो तरह से बात सोच रहे थे कि शिक्षा कितना दिया जाए, माने बहुत ही ज्यादा दिया जाए, यानी अच्छे लेवल पर दिया जाए। और साथ ही साथ वो लोग ये भी सोच रहे थे कि किस भाषा में दिया जाए। तो बाद में उन लोगों ने विचार किया कि जो इन लोगों को शिक्षा देना है हम लोगों को, वो वियतनामी भाषा में ही देना है। कब, जब लड़कवा सब नन्ही नन्ही छोटे छोटे रहे सब, तब अति अति रहे सब बचवा जब, यानी बचपन में उन लोगों ने डिसाइड किया, फ्रांसीसियों ने, कि वहां के लोगों को, है ना, वहां के लोगों को उन्हीं के भाषा में पढ़ाया जाए। ये वियतनामी भाषा या जो भी भाषा वहां का था उसी भाषा में पढ़ाया जाए। और जब वो यंग एज के हो जाए, जब वो यंग एज के हो जाए तो उनको फ्रांसीसी भाषा सिखाया जाए। अब फ्रांसीसी भाषा क्यों सिखाया जाए मेरे भाई, तो फ्रांसीसी भाषा इसलिए सिखाया जाए क्योंकि फ्रांसीसी भाषा सीखने के बाद क्या होगा, वो लोग फ्रांस के लोगों के बात को समझ पाएंगे, है ना। और नहीं तो मान लो पढ़ा दिए वियतनामी, आप फ्रांसीसी लोग बोलेगा, अब वियतनामी को बुझा ही नहीं रहा का मतलब क्या होता है, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने फ्रांसीसियों ने डिसाइड किया कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए, यंग हो जाए लोग, तो इन लोगों को फ्रांसीसी सिखाया जाएगा। क्यों, ताकि इन लोगों को गुलाम बनाना आसान हो। जैसे मान लीजिए ना, ताकि और इन लोगों से मेल मिलाप हो जाए। जैसे मान लीजिए आप गए कहीं दूसरी जगह, सब इंग्लिश से बोले वाला है, सब इंग्लिश से बोले वाला है सब। मान लो आपको एक हिंदी बोलने वाला मिल जाए, आपको एक हिंदी बोलने वाला मिल जाए, तो आप खुश ना होते हैं, आप खुश होते कि ना होते हैं, हाँ हाँ, है ना, है ना। तो वो लोग क्या कर देते हैं मेरे भाई, कहाँ थे हम भाई, हाँ, तो खुश हो जाते कि ना होते, चले को पटिया मिल गई लागत अब बिहारी हो ना, तर बुझाला कि ना बुझाला, हाँ। तो यही प्रॉब्लम था, है ना, तो ये बात था। तो जिस वजह से वो लोग फ्रांसीसी शिक्षा देने की सोच रहे थे, ताकि मेल मिलाप हो जाए और इनको और आसानी से इन लोगों पर हम लोग गुलाम बना के रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस वजह से था। अब जैसे ही ये माइंड में आ गया कि हाँ उन्हीं के भाषा में पढ़ाना है और बड़ा हो जाने पर फ्रांसीसी भाषा सिखाना है, तो फिर वहां के लोगों ने सोचा, मतलब फ्रांस के लोगों ने सोचा कि कितना शिक्षा दिया जाए। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, स्कूल का निर्माण करवाया, है ना, स्कूल का निर्माण करवाया। तोंकिन फ्री स्कूल, जो कि 1907 में स्थापित किया गया था, है ना, याद रखिएगा। पढ़ाई को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1907 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा स्कूल का स्थापना कराया जाता है, जिस स्कूल का नाम रहता है तोंकिन फ्री स्कूल। अब यहाँ पर फ्री लिखा है, इसका मतलब फ्री मत समझना, महंगा स्कूल था, समझ गए। लेकिन स्कूल का स्थापना करता है लोग, तोंकिन फ्री स्कूल का स्थापना करता है 1907 ईस्वी में। अब जब स्कूल की स्थापना करता है ना मेरे भाई, तो होता क्या है जानते हो, क्या करता है, सब फ्रांस का पूरा बड़ाई करता है और वियतनाम की बुराई करता है। फ्रांस का उस स्कूल में जो शिक्षक लोग थे, जो फ्रांसीसी शिक्षक थे, वो फ्रांस की पूरा बड़ाई करते थे और वियतनामों की बुराई करते थे। क्या आप जब किताबों पढ़िएगा ना तो उसमें लिखल है ना, बड़ाई में क्या करते थे लोग, कि फ्रांस के लोग जहां भी जाते हैं वहां पे उन लोगों को डेवलप कर देते हैं, है ना, और साथ ही साथ जिनको कुछ आता नहीं है उनको सिखाते हैं, और जो लूट पसोट करने आ रहे थे दूसरे देश उनको मार के भगा देते हैं और आप लोगों को बचा लेते हैं, है ना। ऐसा कर करके खूब बड़ाई खेल था, है ना, खूब बड़ाई एकदम रिले था एकदम। और उन लोगों का, वियतनामियों का बुराई करता था, कहता था कि पता है दोस्त, छोटका लड़कों से
कि वियतनाम के लोग बड़ा घोंचू होते हैं सब। ओकनी के ना हई आवेला, ना हई आवेला, ना खाने आवेला, ना खेती करे आवेला, बहुत बुराई, किताब पढ़ना बहुत बुराई करता है लोग। अब जिसके कारण से प्रॉब्लम में था। अब कुछ कुछ शिक्षक थे जो वियतनामी शिक्षक थे, वहां पर जो हायर किया गया था स्कूल में टीचर, उसमें से कुछ वियतनामी शिक्षक भी थे, या लोकल एरिया में जो पढ़ा रहे थे कुछ वियतनामी शिक्षक, वो लोग फ्रांस की बुराई करते थे। फ्रांस की क्या करते थे? बुराई करते थे, और वियतनाम का यानी अपने देश का बड़ाई करते थे, जिस वजह से ये कंफ्यूजन में लोग जी रहे थे। और तब जाके क्या होता है, विद्रोह कर देता है सब, बोले रुक रुक रुक, ऐसे नाम मनी है सब। माने वियतनाम के लोग भी समझ जाता है कि कहीं ना तो कहीं हमारे प्रति ये लोग क्या करते हैं, हमारे प्रति ये लोग अन्याय कर रहे हैं। तो जिस कारण से विद्रोह कर देता है लोग। कब? 1926 ईस्वी में, याद रखना 1926 ईस्वी में क्या कर देता है लोग, विद्रोह कर देता है लोग, ठीक है। साइगॉन में, साइगॉन जहां पर स्कूल था, नेटिव गर्ल्स स्कूल था, नेटिव गर्ल्स स्कूल के जो विद्यार्थी थे लोग विद्रोह कर देते हैं। बोलता है सब कि हमारा देश के तू बुराई करत है, तू हमारे देश में आके सब खाता है पीता है और हमारे देश की बुराई करता है। तो वो लोग क्या करते हैं, 1926 ईस्वी में साइगॉन में नेटिव गर्ल्स स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो क्या कर देते हैं मेरे भाई, विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों का बुराई करता था सब, इस वजह से वो लोग क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। अब होता क्या था कि जब स्कूल का स्थापना किया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा, तोंगिन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था 1907 ईस्वी में, तो उसमें जो लोग पढ़ते थे ना, फ्रांसीसी लोग, सॉरी वियतनामी लोग या पूरे हिंद चीन के लोग, वो लोग क्या करता था ना, माने अगर कोई विद्यार्थी तेज भी होता था तो कहीं के जब हायर एजुकेशन मिलना होता था, जैसे जहां से जॉब पाया जा सकता हो, वहां पर पहुंचते पहुंचते कहीं के फेल कर देता था सब। फेल क्यों कर देता था? फेल इसलिए कर देता था ताकि फेल नहीं करेंगे तो जॉब मांगेगा सब। मान लो डिग्री हम पूरा कर लिएंगे तो हम सरकार से जॉब मांगेंगे ना। मान लो पांचवा का लड़का जॉब ना मांगेगा, जॉब कौन लड़का मांगेगा? तो जॉब वो लड़का मांगेगा जो 12वां पास हो गया है, चाहे ग्रेजुएशन पास कर लिया, वो जॉब मांगेगा। तो वो लोग क्या कर देते थे, वहां तक पहुंचने ही नहीं देते थे, पहला ही फेल कर देते थे ताकि वहां के लोग जॉब नहीं मांग पाए, है ना। तो वो क्या कर देते थे, जानबूझकर फ्रांसीसी हिंद चीन के लोगों को क्या कर देते थे, फेल कर देता था ताकि नौकरी नहीं मांगे लोग। जिसके कारण धीरे धीरे क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। जाहिर सी बात है भाई, विद्रोह तो होनी ही है, तो विद्रोह कर देते हैं लोग। क्या कर देते हैं मेरे भाई, विद्रोह कर देते हैं। तो कुछ विद्यार्थी दल बनाते हैं मिलके, अकेले तो विद्रोह करोगे नहीं, तो कुछ विद्यार्थी दल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और उस दल का नाम रहता है यंग अन्नामी दल। यंग अन्नामी दल नाम रहता है उस दल का। क्या नाम रहता है? यंग अन्नामी दल रहता है नाम। और विद्रोह कर देते हैं, और साथ ही साथ पत्रिका भी निकालते हैं, यानी पत्र जिसमें लोगों को बताते हैं कि ये लोग हम लोगों को क्या किए हैं, हम लोग पर अत्याचार कर रहे हैं। यानी पूरे वियतनाम में एक खबर को फैलाने के लिए पत्रिका भी निकालते हैं, जिस पत्रिका का नाम रहता है अन्ना नाजी विद्यार्थी नामक पत्रिका। अन्ना नजी विद्यार्थी नामक पत्रिका को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, ताकि ये खबर पूरे हिंद चीन में फैलाया जा सके कि ये लोग हम लोग पर जुल्म कर रहे हैं। आई होप कि यहां तक बातें क्लियर होंगी। एक बार जरा हमें कमेंट करिए, अभी छोटा मोटा पार्टी दे दीजिए। अच्छा, एकदम जरूर भाई। सर मैथ्स कब पढ़ाएंगे? अरे मैथ्स बाद में होगा, मैथ्स अभी नहीं। मैथ्स अभी मेरे को सोशल स्टडी खत्म करना है, मैथ्स का लगभग टॉपिक पढ़ा दिए हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक जल्दी हमें कमेंट करो, क्विक। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इस प्रकार आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे विद्रोह किया, कौन कौन लोगों ने मिलकर के विद्रोह किया, किस प्रकार से विद्रोह किया। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं मेरे भाई। चलिए, हाँ क्लियर है सर। इतना डीप पूछता है? नहीं, इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन मेरी काम है सब कुछ बता देना। धुआं धुआं कबार के यंग अनामी दल, हाँ मेरे भाई, धुआं कबार के। गजब क्लियर है ना? अच्छा, गजब क्लियर है समझ गए? तो ये है कहानी, ठीक है। अब होता है क्या मेरे भाई, अब जैसे ही ये सब कुछ हो जाता है, माने विद्रोह उद्रोह हो जाता है, तो अब वो लोग समझ जाता है कि भैया इतनी के तेज होता है, तो
या से जल्दी पैसा लूटो जितना हो सके। तो पैसा लूटने के बारे में सोचने लगा लोग, क्योंकि कोई भी किसी को उपनिवेश क्यों बनाता है। इंग्लैंड ने माने ब्रिटेन वालों ने, अंग्रेजवा सब हम लोग को क्यों उपनिवेश उपनिवेश बनाया, ताकि लूट खपोस कट करके भाग जाए। तो ऐसा ही हुआ क्या कि जो फ्रांसीसी लोग थे मेरे भाई, फ्रांसीसी लोग जो थे वो हिंद चीन से रुपया पैसा कमाने के बारे में सोचने लगे। तो वहां पे, कहां पे, फ्रांसीसी में एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे मेरे भाई, एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे जिनका नाम था पॉल बर्नार्ड। पॉल बर्नार्ड वो कहते थे, उनका कथन था कि अगर किसी भी देश से लूट खपोस करना है, यानी पैसा को लूटना है बड़े लेवल पे, है ना, लूट खपोस करना है बड़े लेवल पे, तो उस देश के अर्थव्यवस्था का विकास कर दो। यानी उस देश के जो अर्थव्यवस्था है, उस देश जो गरीबी हालत में जी रहा है, उसको क्या कर दो, डेवलप कर दो। डेवलप करने से क्या होगा, अगर डेवलप हो जाएगा तो होगा क्या कि वो लोग अमीर जब हो जाएंगे तो आपको अच्छा से टैक्स देंगे, फिर अच्छा से टैक्स देंगे, या फिर बोल सकते हैं तो रोजी रोजगार अगर तुम बना दे रहे हो वहां पे, तो क्या होगा, रोजी रोजगार बना दे रहे हो तो वहां के लोग काम करेंगे तो तुमको बेनिफिट होगा। तो ये किनका कहना था, पॉल बर्नार्ड का कहना था कि किसी भी देश से अगर उपनिवेश बना के लॉन्ग टर्म तक रखना है तो क्या कर दो, अर्थव्यवस्था का विकास कर दो। माने कि रोड बना दो, बढ़िया बढ़िया फैक्ट्री लगा दो, ताकि वहां के लोग काम करें, जल्दी इन्हें उन्हें सब कुछ वस्तु आ जा सके और आराम से हम लोग क्या कर सके, उन लोगों को उपनिवेश बनाए रखे। ये इनका थॉट था पॉल बर्नार्ड का। लेकिन मेरे भाई, फ्रांसीसी लोग को तो लूटना था, वहां पर पैसा क्यों लगाए, वहां पे पैसा क्यों लगाए, उन लोगों को तो लूटना था हिंद चीन से सब कुछ। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अधिक कमाई के लिए जो फ्रांसीसी लोग थे, वो बागान मालिक जितना भी थे, लोग जितना भी बागान मालिक थे, जो पहले बागान हुआ करता था वहां पे, उनके मालिकों से, और जो जमींदार थे, यानी जो जमीन के जो रखवारी या जिसके पास बहुत सारा जमीन होता है उसको जमींदार बोलते हैं, उन लोगों के पास जाके एक तरफा अनुबंध कर लेते हैं। एक तरफा अनुबंध का मतलब होता है कि एक ही तरफ से अधिकार को जमा लेना। जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लो एगो छोटुआ है, एगो छोटिया है। अब हुआ क्या, छोटिया मार दिया छोटुआ को, या छोटुआ मार दिया छोटिया को खूब कबार के, छोटा के वो, अच्छा वो कपार में खूब मारी। अब मान लो तू गए फैसला करने, अब तू लोग ना क्या किया, या तो छोटुआ को बोला लिया या तो छोटिया को बोला लिया और बुला के फैसला सुना दिया, अब दूसरा को बुलाइबे नहीं किया। तो बताइए फैसला सही है तो गलत है भाई, फैसला गलत है, सरासर गलत है। इसमें क्या करना चाहिए था, दोनों को बुलाना चाहिए था, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, तब जाके ये फैसला लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करता है लोग। वो लोग क्या करता है मेरे भाई, वो लोग करता ये है अधिक कमाई के लिए, जो फ्रांसीसी लोग थे ना, जितना भी वहां के जमींदार थे, जितना भी वहां के बागान मालिक थे, उन सभी को बोलता है जाकर के कि चल हमने के पार्टनरी कर लो जाओ, साझेदारी कर लो जाओ, तो उन्हीं के अगर हमको इतना टैक्स देगा सब तो तुम लोग को मैं, मतलब इतना सब कुछ हमको दो तो तुमको मैं इतना पैसा दे दूंगा, बाकी सब हम लेंगे। तो बेचारा वहां का बागान मालिक जमींदार लाचार था, क्योंकि कहीं ना तो कहीं वो फ्रांस का अधीन ही था। तो वो लोग तैयार हो जाते हैं, और तैयार हो जाने पर क्या करते हैं, कहते हैं कि ठीक है हम आपको इतना रुपया पैसा देंगे। तो जिसके कारण क्या होता है, बागान मालिक जमींदार लोग ना बड़े ही लेवल पर वहां के किसानों का, वहां के मजदूरों का बुरा हाल कर देते हैं, खूब मेहनत करवाते हैं उन लोगों से, बोलते हैं कि मतलब टाइम से बेटाइम बहुत सारा मेहनत करवाते हैं, नेक्स्ट लेवल पर मेहनत करवाते हैं, है ना। तो जिसके कारण बहुत ही दिक्कत होता था। अब फिर और कमाई करने के लिए फ्रांसीसी क्या करते हैं, वस्तु को ले जाने के लिए अपने देश में, है ना, या किसी अन्य देश में रेलवे लाइन का डेवलपमेंट करते हैं, बंदरगाह का विकास करते हैं। बंदरगाह का मतलब जहां पर समुद्री जहाजें आकर के लगती हैं, है ना, ऐसे जगहों को बंदरगाह कहते हैं। तो वहां पर क्या कर लेते हैं लोग, डेवलपमेंट कर लेते हैं, ताकि वहां से अधिक पैसा कमाया जा सके। तो इस प्रकार फ्रांसीसी लोग क्या करने लगे, खूब अधिक मात्रा में हिंद चीन को लूटे, नेक्स्ट लेवल पर लूटते रहे, और ये काम कंटिन्यू अभी भी था, है ना। लेकिन हम आज इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। जल्दी कमेंट करो, हाँ सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो
कैसे फ्रांसीसियों ने मेंटली भी टॉर्चर कर रहे थे वहां के लोगों को। मैं फिर से बोल दूं दोस्त, ये लेक्चर आपको तभी पढ़ना है मेरे भाई जब आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिया होगा ईमानदारी से। अगर तू नहीं पढ़ोगे ना कौआ से कटवा देंगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए पढ़ के आना पीछे से। तो मैं बात कर रहा हूं अब आगे का, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, नजर एकदम स्क्रीन पर बरकरार रखिए। तो मेरे भाई जो हिंद चीन जो थे लोग ना, हिंद चीन, उनके यहाँ 2 धर्म को माना जाता था। जैसे हमारे यहाँ भारत है तो अलग अलग धर्म माना जाता है। कोई आप मानता है बौद्ध धर्म, तो कोई ईसाई धर्म, तो कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, है ना? और गाना भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या हो, खैर वो छोड़ो। तो ऐसे ही हिंद चीन में भी 2 तरह के धर्म को मानने वाले लोग थे। 2 तरह के धर्म को मानने वाले लोग थे। एक थे बौद्ध धर्म मानने वाले और एक थे कन्फ्यूशियसवाद धर्म को मानने वाले। कन्फ्यूशियसवाद धर्म को मानने वाले थे और एक थे मेरे भाई, ठीक है, और एक था मेरे भाई बौद्ध धर्म मानने वाला और एक था कन्फ्यूशियसवाद को मानने वाला। जैसे देखो कन्फ्यूशियसवाद का मतलब क्या होता है ना, जैसे देखो बुद्ध भगवान, मैं बुद्ध भगवान पर एग्जाम्पल लेता हूँ। बुद्ध भगवान के कारण ही ना बौद्ध धर्म का स्थापना हुआ था। बोलो हाँ चाहे ना। मान लीजिए भाई, अगर मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, अगर बुद्ध भगवान बौद्ध धर्म का स्थापना नहीं किए होते तो क्या आज बौद्ध धर्म आता? आंसर है नहीं सर, नहीं आता। तो उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया तब ना बौद्ध धर्म आया था। सिमिलरली वहां पर भी चाइना का एक व्यक्ति था कन्फ्यूशियस, क्या नाम था उसका मेरे भाई? कन्फ्यूशियस था। तो उन्होंने ही एक धर्म स्थापित किया था, चाइचू वाला सब, है ना? कन्फ्यूशियसवाद उस धर्म का नाम रख दिया गया, ठीक है। और एक धर्म था बौद्ध धर्म, ठीक है। तो 2 तरह के धर्म वहां पर लोग मानते थे, ठीक है। लेकिन फ्रांस जब वहां पर गया ना, जब फ्रांस वहां पर गया तो पता है दोस्त फ्रांस क्या करने लगा? जितने भी बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशियसवाद धर्म को मानने वाले जितने भी लोग थे उनको बड़ियारी बोलने लगा लोग कि तू सबके सब ना किस धर्म में बदल जाओ, ईसाई धर्म में बदल जाओ, ईसाई धर्म में बदल जाओ। और जो नॉर्मल मान जाते थे तो ठीक है ना, तो बड़ियारियों जबरदस्तियों बदलवाते थे सब धर्म। मान लीजिए हम आप ही को बोले कि धर्म बदलिए तो थोड़ा दुख नहीं होगा? किस पर ना बनेगा? सनी देओल का मूवी देखे होगा ना, गद्दार में क्या करता है सब? सनी देओल का धर्म बदलवाता है, बोलता है कि बदल धर्म तब तुमसे निकाह करवाएंगे ना। तो दिक्कत, सनी देओल को गुस्सा आता है। तो ऐसी कोई भी व्यक्ति को अगर धर्म बदलवा जाए तो गुस्सा आता है ना? अगर वो अगर उसकी स्वेच्छा है, यानी उसकी इच्छा है, स्वयं की इच्छा है तो चलेगा। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम होने लगा। लगभग उन लोगों ने बड़ियारी कर करके 1 लाख लोगों को बदल दिया ईसाई धर्म में। अब बड़ा दिक्कत होने लगा। बात सीधी सी है भाई, जहां पर कुछ धर्म मानने वाले लोग हैं, आप उसके धर्म को बदलिएगा तो दिक्कत तो होगा ही। तो जैसे ही धर्म बदला और दिक्कत होने लगा तो वहां पर कुछ विद्वान लोग थे, विद्वान मतलब पढ़े लिखे लोग, है ना, उनको स्कॉलर्स कहा जाता था। तो उन लोगों ने इस पर घोर मतलब दिमाग लगा के, अच्छे लेवल पर दिमाग लगा के, वो लोग क्या करता है 1868 ईस्वी में जितने भी विद्वान लोग होते हैं वहां के, वो लोग ना स्कॉलर्स विद्रोह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्कॉलर्स विद्रोह। यानी विद्वान लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाता है। विद्वान लोगों को इंग्लिश में स्कॉलर्स बोलते हैं, इसलिए इस विद्रोह का नाम दे दिया गया स्कॉलर्स विद्रोह। तो अगर बिहार बोर्ड पूछेगा कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ तो याद रखना 1868 ईस्वी में हुआ था। फिर से, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, स्कॉलर्स विद्रोह 2 जगहों पर हुआ था, एक हातियन प्रांत में और एक न्यूअन प्रांत में। एक हातियन प्रांत और एक न्यूअन प्रांत में, 2 जगहों पर यह विद्रोह किया था लोगों ने। एक हातियन प्रांत और एक न्यूअन प्रांत पर किया था लोगों ने विद्रोह, ठीक है, 1868 ईस्वी में। किस लिए? धर्म को ना परिवर्तन करवाने के लिए। फ्रांसीसियों से अपील कर रहा था लोग कि तोनी का अगर धर्म बदलवाइला सान बहुत मारम, समझ गए? तो 1868 ईस्वी में विद्वान लोगों ने स्कॉलर्स विद्रोह किया। अब धीरे धीरे ये काम होते रहा, लेकिन बाद में चल के शांत हो गया। इस संबंध में पहले ये बताओ, यहां तक सबको क्लियर है ना? जल्दी बताओ, फटाफट। हाँ
जल्दी बताओ क्या सॉन्ग गाए हैं सर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुझको दुआओं में माँ वही है। अरे जल्दी बता मेरे भाई। क्लियर? हेलो सर नमस्ते। हाँ भाई अनामिका नमस्ते। यस सर। रीता रिया बोल रही यस सर। ठीक है। हाँ तो ये सब जब धर्म उद्मर का बात हो गया तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, कुछ समय बाद पूरे हिंद चीन में एक आंदोलन होता है। और अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ना मेरे भाई, अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं यार बहुत ही धुआंधार है, बहुत ही धुआंधार है। और बिहार बोर्ड एक से क्वेश्चन पूछबे करी, समझ गया, पूछबे करी नो डाउट। तो क्या पूछता है बिहार बोर्ड सवाल, सुनिएगा। कहेगा कहेगा कि हुआ आंदोलन कब हुआ था। हुआ आंदोलन तो याद रखना मेरे भाई 1939 ईस्वी में हुआ था। हुआ आंदोलन कब हुआ था सर? 1939 ईस्वी में हुआ था। तो उसके नेता कौन थे? तो हुइन फूसो था। हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो आंसर 1939 ईस्वी में हुआ था, है ना। उसका नेता कौन था? हुइन फूसो। नाम था सब चाइनीज था लोग ना, फाई चू छा, समझ रहे तू सब, वो लोग का नाम होता है चाई चुई वाला। तो उसका नाम था हुइन फूसो, ठीक है। और ये जो आंदोलन था ना मेरे भाई वो बहुत ही क्रांतिकारी भी था और धार्मिक आंदोलन भी था। यानी लड़ने के लिए तो था ही और धर्म को लेकर के भी था कि चेंज नहीं करना है, और अपने धर्म को उजागर करने के लिए भी एक क्रांति था। याद रखना है, बस 3 बात याद रखना है कि बिहार बोर्ड साल ऐसे ऐसे पूछेगा हुआ आंदोलन कब हुआ? 1939 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ या इसका नेता कौन था? हुइन फूसो। बोलेगा हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो बोलना क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन। क्रांतिकारी का और धार्मिक आंदोलन था मेरे भाई। बोलो क्लियर? क्लियर? बट मोटिवेट नहीं करते हैं सर। आज स्मार्ट लग रहे हैं बहुत। अच्छा ऐसा क्या सर, आप मोटिवेट नहीं करते? अरे मेरे भैया ऐसा नहीं है। रही बात मोटिवेशन का ना, रही बात मोटिवेशन का, तो सभी लोग सुन लीजिए, सुन ही लीजिए एकदम। संडे ना मेरे भाई अब एक वीडियो आने वाला है और स्पेशल मोटिवेशन पर ही बातें होंगी उसमें, यानी स्पेशल चर्चा होगा मेरे भाई। सिर्फ 30 मिनट, 30 मिनट कुल मिला के। कल लाइव नहीं होगा, कल 8 बजे से मेरे भाई, कल 8 बजे से मेरे भाई चर्चा होगा, चर्चा, संडे चर्चा। कल 8 बजे से संडे चर्चा होगा जिस पर हम आपको बताएंगे कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर? हाँ हर संडे ऐसा होगा, हर संडे चर्चा होगा। डोंट वरी अबाउट यार हम अपना क्या बोलते हैं, अपना काम अच्छे से करते हैं, इसलिए तो हम बोलते हैं हम अपना काम करते हैं, आप अपना काम करिए। क्या हवा का काम है बहना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। बस तुम्हारे और मेरे काम में बस फर्क इतना है कि तुम खुश होके करते हो, मैं खुश के साथ साथ एनर्जी भी लगाकर करता हूँ। क्या हो? चलिए ये सब बातें कल करेंगे पक्का ना। अरे हाँ एकदम हर संडे डेफिनेटली, हमेशा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। संडे चर्चा, यस कल का टॉपिक यही रहेगा, संडे चर्चा, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग समझ गए। अच्छा पहले बता हुआ आंदोलन समझ आया ना, क्या है अभी हम बात करेंगे। अभी बस आपको इस बारे में 4 को याद रखना है। हुआ आंदोलन का नेता कौन? हुइन फूसो। कब हुआ? 1939 ईस्वी में हुआ। यह कैसा आंदोलन था? क्रांतिकारी और धार्मिक आंदोलन था। बस इतना ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। क्लियर? बालाजी हाँ भाई नमस्ते, बहुत लेट जुड़ा बबुआ, छड़िया कहने हैं बहुत मार तू। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुइन फूसो के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हुइन फूसो कौन था। तो सबसे पहले मेरे भाई हुइन फूसो समाज सुधारक था। हुइन फूसो जो था ना मेरे भाई वो समाज सुधारक था, माने जो थोड़ा समाज उमाज था ना बिगड़ल का सुधार सकता था। इसके पास उस तरह का बुलंदी टाइप का आवाज था, है ना। तो समाज सुधारक था और साथ ही साथ शराबखोरी का विरोधी था। यानी कि जो लोग शराब उराब पीते थे ना
शराब, नशेड़ी, गंजेड़ी जो भी है, वो उन लोगों को ना विरोध करता था, बोलता था कि ये सब नहीं पीना चाहिए, ये सब नहीं लेना चाहिए, ये खराब है। तो इसका विरोधी था। साथ ही साथ जुआ का भी विरोधी था, यानी जो ग्लैम्बलिंग करते हैं, जो जुआ खेलते हैं लोग, उनका भी ये विरोध करता था। बोलता था कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलने से क्या होता है सर? जुआ खेलने से क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना। फिर प्रॉब्लम मतलब आप हार उठ जाओगे, फिर दिक्कत ही दिक्कत, फिर सदमा में भी चले जाओगे। फिर जितने भी गरीब और शोषित लोग थे ना, उनका सहायता करता था। जितने भी गरीब और शोषित लोग थे, उनका क्या करता था मेरे भाई? सहायता करता था। साथ ही साथ ना, ये जादू टोना पर भी विश्वास रखता था। जैसे हमारे यहाँ भी जादू टोना है। अभी अभी ट्रेंडिंग स्टार जो है, कौन? बागेश्वर बाबा नहीं, फिर कुछ समय पहले राम रहीम थे, वो तो जेल में चले गए। लेकिन अभी ट्रेंडिंग स्टार ये है बागेश्वर बाबा। हाँ, यानी संडे, हाँ यही कल कल कल, ठीक है। तो संडे चर्चा होगा, समझ गए? संडे चर्चा होगा, ठीक। तो संडे चर्चा होगा मेरे भाई। हाँ, तो जादू टोना पर भी विश्वास रखता था। जब ये आजकल बहुत सारे लोग रखते हैं, अलग बात है, ठीक है। और साथ ही साथ हुइन फूसों के बारे में ना मेरे भाई, इनके पास ना अलौकिक शक्तियां थी। अलौकिक शक्तियां का मतलब कि रियल में इसके पास शक्ति था कुछ करके का। जैसे कुछ ना होते हैं लोग किन के पास शक्ति होती है, कुछ रियल में शक्ति होती है ना। तो इनके पास भी शक्तियां थी, हुइन फूसों के पास भी अलौकिक शक्तियां था मेरे भाई, अलौकिक शक्तियां था। तो कोई पूछेगा हुइन फूसो क्या था, तो बोलना हुइन फूसो समाज सुधारक था। हुइन फूसो शराब विरोधी था, फिर नशा विरोधी था। फिर साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का अलौकिक शक्तियां उसके पास थी। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो जादू टोना में विश्वास रखता था। फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि गरीबों एवं शोषित का सहायता करता था। जुआ जो खेलते थे उनका विरोध करता था। अब आप ही बताओ, मान लीजिए अपने गांव मोहल्ला में आप ज्ञान देते फिरोगे कि जुआ मत खेल भाई, और जुआ मत खेलो, फिर मतलब जुआ मत खेलो, समाज सुधारक बन जाओ, शराब को लेकर के थोड़ा सा विरोध करो, ऐसा कर करके, तो भले शराब पीने वाले आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उसके घर वाले तो करेंगे ना। तो और आप मान लीजिए अच्छे लेवल पर इंसान है, माने थोड़ा सा उच्च दर्जा के इंसान है। उच्च दर्जा मतलब आप कुछ अच्छे लेवल पर हो चुके हैं और आप सजेशन देते फिर रहे हैं, तो लोग आपका बात मानेंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या होने लगा कि वहां के लोग, हिंद चीन में जो वियतनाम था, वहां के लोग इसके प्रभाव में आने लगे, माने इसके बातों को समझने लगे और कहने लगे कि भाई ये तो सही बोल रहा है ना, ये तो सही बोल रहा है, हुइन फूसो ये तो सही बोल रहा है, ये तो गलत नहीं बोल रहा है। तो होने क्या लगा मेरे भाई? होने ये लगा कि बहुत सारे लोग इसके प्रभाव में आने लगे, बहुत सारे लोग इसके प्रभाव में आने लगे। अब जब बहुत सारे लोग इसके प्रभाव में आने लगे तो क्या हुआ? हुआ ये कि फ्रांसीसी लोग डर गए कि कहीं ऐसा मत हो जाए कि 100 एकरा देने हो जा सन, तो हमनी के मार दी है सो, समझ रहे हो ना। तो बेचारा सब डर गया फ्रांस लोग कि 100 एकड़ बतिया में आ जा रहा है सब, है ना। अगर इसका बात मान लिया, कहीं कह दिया नहीं मत मार सनो कहीं के फ्रांस वालों के, तो मार देगा लोग। तो क्या किया, दिमाग लगाया सब। कौन? फ्रांस वाला। फ्रांस वाला बोला कि रुक रुक रुक, ऐसे ना मानी, एक के पागल घोषित कर दे। तो क्या करता है लोग? पागल घोषित कर देता है लोग, है ना। देखो यहाँ पर लिखे हैं, हुइन फूसो को बहुत लोग आदर्श मानने लगे, इससे डर कर इसे पागल घोषित कर दिया। कौन? फ्रांस। फ्रांस के लोग ने डर के पागल घोषित कर दिया, बोला कि पागल है ही, खाली बड़बड़ाता है, समझ गए। और इसे जेल में भी बंद कर दिया, इसे जेल में भी बंद कर दिया। अब लोग आंदोलन कर दिए। लोग क्या कर दिया? आंदोलन। जाहिर सी बात है, जैसे मनीष कश्यप जब जेल में बंद हुए थे तो लोगों ने क्या किया था? आंदोलन किया था कि भाई मत बंद करो, किया था ना जी, क्योंकि गरीबों के एक तरह से कहीं ना तो कहीं वो काम कर रहा था गरीबों के लिए। मनीष कश्यप काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे गरीबों के लिए? अरे भले कैसा भी आवाज उठा रहे थे ना जी, ऐसे ही आवाज उठाने वाला हुइन फूसों को बंद कर दिया सब जेल में। अब जैसा ही जेल में बंद किया, वहां के जनता बौखला गई, बोली कि रुक रुक आंदोलन करबो। बोला हुइन फूसो जिंदाबाद जिंदाबाद, समझ रहे? ऐसे आंदोलन किया होगा, क्या हो। तो अब फ्रांस के लोग सोचे कि अब हमने के तो पागल कह देनी जा, इकनी के मानते नहीं गसन। तो वो सब सोचता है कि डॉक्टर से पागल घोषित करवाएंगे। क्या करेंगे? डॉक्टर से पागल घोषित करवाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए हम पगला पगला कहें, कतनो हम पगला पगला कहेंगे, है ना, कतनो हम कहेंगे, तो ये बताओ
आप कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहेगा, पागल नहीं कहेगा। जब तक आपको डॉक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे देता है यू आर मैड, तब तक कोई नहीं कह सकता है। कह देगा? नहीं कहेगा। तो होता क्या है मेरे भाई, होता ये है कि वो लोग फ्रांसीसी लोग इसको जेल में जब बंद कर देते हैं हुइन फूसो को, तो क्या करता है, डॉक्टर को भिजवाता है सर्टिफिकेट के लिए, बोलता है कि ओकरा के पागल घोषित कर देना है। तो डॉक्टर जाता है जेल में भेंट करने, किससे? हुइन फूसो से। तो जब जाता है तो हुइन फूसो यानी मुनि कानून फूकता है। कानून फूकता का मतलब समझाता है, अपनी बातों को रखता है। तो डॉक्टर भी इसके प्रकोप में आ जाता है, यानी इसके प्रभाव में आ जाता है, यानी इसके अच्छाई की तरफ, इसके समीप आ जाता है। मतलब इसके भी मतलब ये भी जो डॉक्टर है ना, आदर्श मानने लगता है। इसको आदर्श मानने लगता है। तो आंसर सर हुइन फूसो को, क्योंकि वो अच्छा इंसान था भाई। तो अब डॉक्टर आके कहता है ना कि बाग पागल नहीं है, वो बढ़िया इंसान है, तू लोग पागल झूठ मूठ का घोषित कर रहा है। डॉक्टर बोलता है वो लोग पागल नहीं है, माने हुइन फूसो पागल नहीं है। तो अब क्या होता है ना, अब क्या होता है मेरे भाई, तो जैसी ये बात बोलता है लोग, बोलता है जब डॉक्टर, तो फ्रांस वाला और घबरा जाता है। तो अब बोलता है कि इसको यहाँ से हटाना ही ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ रहेगा तब तक हमारे लिए दिक्कत ही है, काटा ही है, काटा ही काटा है। तो क्या होता है मेरे भाई, तो होता क्या है कि फ्रांसीसी लोग जो है ना, हुइन फूसो को भगा देते हैं वियतनाम से। वियतनाम से कहाँ भगा देते हैं? दूसरे देश में भगा देते हैं, लाओस में भगा देते हैं। बोला कि यहाँ रही तो दिक्कत होगा। तो क्या करते हैं लोग, वियतनाम से भगा के मतलब भगा देते हैं, निकाल देते हैं, लाओस में भेज देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हुआ आंदोलन, जो कि एक प्रकार की क्रांतिकारी आंदोलन था और धार्मिक आंदोलन था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसका नेता ही चला गया। अब भाई नेता ही चले गए तो भाई कौन बनेगा ऐसा करने वाला? नहीं बनेगा। उसके साथ भी वही हाल होगा, डर के लोग नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से हुआ आंदोलन फिर समाप्त हो गया। क्लियर है? तो आपको ये बात समझ में आ गई क्या, हुइन फूसो के बारे में, हुआ आंदोलन क्या था क्या नहीं? क्लियर? एक बार जल्दी कमेंट करिए। सर आपका क्लास मस्ती लग रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। सर सबको काहे ज्यादा फेंक रहा है? भाई प्रियांशु, आप जो है पूछ रहे सर आप कहाँ से हैं? मैं भाई गढ़हनी से हूं। ठीक है दोस्त, आप बताओ आप कहाँ से हो? हाँ सर क्लियर है। किसी को दिक्कत? बताओ जल्दी। जी सर बिल्कुल, सारी कहानी क्लियर है। अब अगर सारी कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ सर क्लियर है, ठीक है भाई। तो यार तू लोगों को क्लियर है तो यार दोस्तों के पास शेयर काहे नहीं करते हो यार? आप यार उन्हीं लोग के पास शेयर करते हो। अब क्या ही कहें, हंसी वाला वीडियो शेयर करते होंगे, पढ़ाई वाला तो शेयर करेंगे नहीं आप। यार आप सभी लोग के एक को दोस्त है ना, मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट शेयर करते हैं, पर यार करो, बेतोड़ शेयर करो। हम चाहते हैं ना अगले महीने से कम से कम यार, क्या ही कहें यार, 70-80 लाइव देखे, मजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हुआ आंदोलन खत्म हो जाता है, हुआ आंदोलन खत्म हो जाता है ना, इसके बाद अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। हुआ आंदोलन खत्म हो जाता है तो अब वहां पर कोई तो आना चाहिए ना भाई, पनपाने के लिए, मतलब पनपवाने के लिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद को। तो होता क्या, 2 व्यक्ति आते हैं वहां पर, है ना। नाम बड़ी तनी अजीब है, फान बोई चाऊ और फा चुत्रिन। फान बोई चाऊ ये सब चाइना का सब चाय चू करने वाला, समझ रहे? तो फान बोई चाऊ और फा चुत्रिन 2 लोग आते हैं, है ना। इसके जाने के बाद, हुइन फूसो के जाने के बाद 2 लोग आते हैं, फान बोई चाऊ और फोन चू त्रिन आते हैं। ठीक है मेरे भाई। होता क्या है कि इन दोनों का अलग अलग सोच रहता है। फोन बोई चाऊ का दोस्त पता है सोच क्या था, कि हम लोग राजा का साथ लेकर के, जैसे याद करो चैप्टर 1 में पढ़े थे काउंट कबूर की कहानी, वहां पर क्या होता था, राजा का साथ लेकर के पूरे एकीकरण को संपन्न करवाया था, है ना। याद करो काउंट कबूर ने विक्टर इमैनुअल राजा जो था, करा था कि नहीं करा था? जबकि गैरिबाल्डी बोलता था कि हम अकेला ही जिंदाबाद, क्या हो,
ऐसे यहाँ पर भी था। जो फान बोईचाऊ था मेरे भाई, जो फान बोईचाऊ था, उसका मानना था कि राजा का सपोर्ट चाहिए हमको, और तब जाके हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वियतनाम को आजाद करा सकते हैं। जबकि जबकि फोन चुत्रिन का सोच था कि यहाँ ना तो राजा के शासन चली, क्योंकि राजा का शासन भी खराब होता है। बहुत कम ऐसे राजा होते थे जो कि जनता के हित में काम करते थे, लेकिन अधिकतर राजा तो बदमाश था, सब निरंकुश था सब। तो फोन चुत्रिन कहता था कि ना तो यहाँ राजतंत्र चली, ना तो यहाँ फ्रांसीसी शासन चली, खाली यहाँ पर क्या चलना चाहिए, तो लोकतंत्र और गणतंत्र चलना चाहिए, यानी यहाँ पर लोगों का शासन चलना चाहिए, और जो सरकार चुन के आएगा वो लोगों के द्वारा आना चाहिए। ऐसा चाहता था कौन, फोन चुत्रिन। तो अभी दोनों का सोच वहां मिलते ना रहे। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि फोन बोईचाऊ है ना, घूमते 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 चीन पहुंच जाता है एक बार। वैसे चीनी ही था, चीन पहुंच जाता। उस समय चीन का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे, लुसांग किसाऊ, लुसांग किसाऊ हुआ करते थे मेरे भाई। उसके पास जाता है, थोड़ा सा उससे बातचीत करता है कौन, फान बोईचाऊ। तो उससे बड़ा प्रभावित होता है फान बोईचाऊ। तो प्रभावित होकर मेरे भाई ना 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में एक पुस्तक लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखता है, और बताता है इस पुस्तक में कैसे लोगों ने हमारी सभ्यता को फ्रांसीसियों ने नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें इस बात को बताता है कौन, फान बोईचाऊ। तो बिहार बोर्ड यहाँ से एक सवाल पूछता है मेरे भाई, क्या पूछता है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन, फान बोईचाऊ। कब लिखा, 1941 ईस्वी में लिखा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, जल्दी हमको बताइए, क्लियर है, हाँ क्लियर। आराम में होता था बट थोड़ा सा अभी जो बिहार में न्यू रूल आया है, जिस वजह से थोड़ा इशू होने के कारण वहां का थोड़ा ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा प्रकाश भी जुड़ गया, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद रखना जो कि मैंने कल नहीं बताया था, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। देखो पहले से हिंद चीन कहा जाता था, और जब 1887 ईस्वी में जब फ्रांस ने वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस पर अधिकार कर लिया था, तो उस समय जो बना था जगह, उसका नाम रख दिया उन लोगों ने फ्रेंच इंडो चाइना। तो याद रखना फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ से दो बातें याद रखना, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक फान बोईचाऊ ने लिखा, 1941 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर क्लियर है, नमस्ते सर, हाँ भाई नमस्ते। अब उसके बाद फिर धीरे धीरे ये सब होते जाता है। अब ये लोग भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं, है ना। अब इसके बाद ना क्या होता है, आंदोलन होता है। क्या होता है मेरे भाई, आंदोलन होता है, और इस आंदोलन का नाम रहता है पूर्व की ओर चलो आंदोलन, है ना। लोगों ने वहां का नाम दे रखा था पूर्व की ओर चलो आंदोलन, पूर्व की ओर चलो आंदोलन। इसमें क्या होता था कि जो लोग थे ना, जो लोग, कौन लोग सर, जो लोग फ्रांसीसी थे उनको बड़ी मार मारता था सब। अब जैसे आपको याद होगा भारत में राष्ट्रवाद जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्या होता था ना कि मतलब जितने भी छात्र नेता थे लोग, जयप्रकाश नारायण, फिर ये चंद्रशेखर आजाद, फिर ये सुभाष चंद्र बोस, खूब मारते थे लोग अंग्रेजों सबको, और डरते भी नहीं थे, दौड़ा दौड़ा कर मारते थे लोग। ऐसे ही वियतनामी लोग भी क्या कर रहे थे ना, फ्रांसीसी सबको बुला के, है ना, देखो समझाते हैं, समझना है क्या है, वियतनाम है या क्या था, कंबोडिया है या क्या था, लाओस था, हेनिया बगलवा में से चीन है, हेनिया बगलवा में मेरे भाई चीन है, अब तनमुनी आगवा बढ़ोगे तो जापान है, तनमुनी आगवा बढ़ोगे तो जापान है। तुम देखना ध्यान से, फिर से ये क्या है, वियतनाम है, ये कंबोडिया, ये लाओस है, ऊपरवा चीन है ना, बगलवा में जापान है। अब क्या होता था, देखो पूर्व माने है होता है मेरे भाई, पूर्व माने है, पश्चिम में होता है जी सर, उत्तर कहना होता है सर, ऊपर होता है, दक्षिण कहना होता है सर, नीचे होता है। तो क्या करता था, बुलाता था सब फ्रांसीसी सब, है ना, बुला के बोला कि ना मन बे, तूने कहा कि
क्या समझ लो, खूब मारता है सब, मार के भाग जाता है सब, हेने पूर्व की ओर भागता है सब, हेने कोनो चीन में भाग जाता है तो कोनो जापान में भाग जाता था सब, मार के खूब लतियाता था सब। और जब चीन में जाता था ना, चीन में तो एगो एथी स्थापना कैले था सब, चीन में जाकर के, है ना, स्थापना के लिए था काची चीज का, तो आंसर है वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन। जैसे मान लो मार के भागना है तो भाई कहीं भी नहीं ना भाग जाना है, एक जगह पर भागना है, तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन का स्थापना किया था, जो कि मंचू राजवंश का शासन समाप्त हो इसके लिए भी कर रहा था लोग कहीं ना तो कहीं। और साथ ही साथ जापान में भी, अब भागता था दो जगह, चीन या तो जापान, चीन में ना तो जापान में भागता था लोग, तो जब चीन में भागता था वहां पर चीन में, सॉरी, जब जापान में भागता था तो वहां पर रेस्टोरेशन सोसाइटी बना के रखा था लोग कि उन्हें मार के भाग के जाना है, उन्हें माने कहीं मार के या भाग के मुझे जाए के बाद। जापान के राजधानी टोक्यो में, जापान के राजधानी टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी बना के रखा था लोग, अब मार के मुझे भाग जाता था सब, समझ गए। तो ये कहानी चलते रही चलते रही चलते रही चलते रही। इसी दौरान एक व्यक्ति आता है, एकदम एंट्री होती है चश्मा लगा के, यस यस, समझ रहे, एंट्री होती है, जिस व्यक्ति का नाम रहता है हो ची मिन, हो ची मिन, हो ची मिन। यार तेरा सुपरस्टार है ये, मतलब मेरे भाई पूरे हिंद चीन को या पूरे वियतनाम को कह लूं मैं, जो पूरी तरह से आजाद करवाया, जो पूरी तरह से राष्ट्रवाद की भावना को भर दिया, उस व्यक्ति का नाम था हो ची मिन। तो ये व्यक्ति जैसी एंट्री मारता है ना, बल्ले बल्ले हो जाती है वहां। बहुत सारे लोग समझने वाले हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आखिर प्रसार कैसे हुआ। तो आइए बिना लेट किए शुरू करते हैं कहानी। चल मेरे भाई, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, तो ये देखते हैं। एक बार मैं बता दूं, फान बोई चाउ, जो कि हम लोग पढ़े हैं जिसके बारे में लास्ट क्लास में ही, कि फान बोई चाउ जो था ना, वो थोड़ा चाहता था कि वियतनाम को आजाद करने के लिए, हिंद चीन को आजाद करने के लिए वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि क्या किया जाए, तो सर थी राजा का सहायता लेकर के, है ना, हम पूरे वियतनाम को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, है ना। तो ये बाद में जाता है चीन और लियोंग किचाऊ के पास जाकर के मिलता है, और लियोंग किचाऊ के पास जाकर के मिलता है। लियोंग किचाऊ का क्या था, तो चीनी सुधारक था, चीनी सुधारक, है ना। चीनी सुधारक मतलब समझ रहे हो ना, जो खाए वाला चीनी है उसको सुधारने वाला नहीं, है ना। चीनी सुधारक का मतलब कि एक प्रकार का जो चीन के लोग है ना, उसको काफी अच्छा गाइड करता था। जैसे हमारे यहाँ भारत क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग सुधारक है, ऐसी जो ये था ना लियोंग किचाऊ, ये भी काफी अच्छा वहां का बोल सकते कि जाना माना लोग था। तो फान बोईचाऊ जब इसके पास जाता है तो इससे बातों से क्या हो जाता है, प्रभाव हो जाता, इसके प्रभाव में आ जाता है, माने इसके बातों से काफी ज्यादा वो प्रभावित होता है और एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का क्या नाम था, मैंने बताया था, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये मैंने बताया था। जो कि कौन लिखा था, फान बोई चाऊ। किससे प्रेरित होकर, तो आंसर है लियोंग किचाऊ, जो कि एक चीनी सुधारक थे, उससे प्रेरित होकर। ठीक है मेरे भाई, आंसर है यस सर। अब होने क्या लगा कि धीरे 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 वियतनाम यानी कि पूरा हिंद चीन, पूरा इंडो चाइना चाहने लगा कि हम पूरी तरह से क्या होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का भूमिका होती है। जैसे हमारा जो भारत आजाद हुआ था, अगला चैप्टर हम लोग का वही है, भारत में राष्ट्रवाद, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कई एक लोगों का उसमें भूमिका था। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, बहुत सारे लोगों का भूमिका था। ऐसे ही वहां पर भी बहुत सारे लोगों का भूमिका था। तो बात आती है एक बार सन 1905 ईस्वी की। आपको मैंने बताया था जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे थे, है ना, रूस की क्रांति, तो उसमें हमने बताया था 1905 ईस्वी में क्या हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है जापान और रूस में। याद होगा अगर आपको, तो मैंने बताया था 1905 ईस्वी में रूस और जापान में क्या होता है मेरे भाई, युद्ध होता है। तो आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था कि जो रूस है वो हार जाता है, किससे, एक छोटू सा देश जापान से। उस समय जापान काफी शक्तिशाली देश हुआ करता था, तो उससे हार जाता है। कौन हार जाता है, रूस हार जाता है मेरे भाई। कौन हार जाता है मेरे दोस्त, रूस हार जाता है। तो वहां के लोग सोचते हैं कि एक छोटू सा देश, है ना, एक छोटा सा देश एक बड़ा विशाल देश को, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में नंबर 1 पर है, उसको हरा दे सकता है, मतलब एक जापान। तो हम लोग क्यों नहीं हरा सकते हैं। हम लोग तो 3 हैं, हिंद चीन यानी इंडो चाइना में 3 लोग आते थे, 3 देश आते थे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। वो लोग सोचने लगे कि अगर ये हरा सकता है जापान,
तो फिर हम क्यों नहीं, है ना। तो इसी का मतलब ये कहीं ना तो कहीं ये एक वजह था राष्ट्रवाद का, है ना, कि यहाँ से उन लोगों को प्रेरणा मिला कि हम लोग भी आराम से उसको हरा सकते हैं मिल करके। फिर दूसरा कारण ये था कि तीसरा कारण ये था चीन, चीन का राष्ट्रपिता सन यात सेन। जैसे मेरे भाई हम हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपिता थे कौन थे, महात्मा गांधी थे, है ना। ऐसे ही याद रखना है चीन का जो राष्ट्रपिता थे ना सन यात सेन थे। सन यात सेन क्या करते हैं ना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मंचू राजवंश का शासन था। अरे मंचू राजवंश कहाँ पे, आंसर चीन में, याद करो। तो उस समय 1911 ईस्वी में उसको हराकर पूरा तरह से भगा दिए थे, है ना। चीन का राष्ट्रपिता जो सन यात सेन थे ना, उसको एकदम पूरी तरह से एकदम उसके राजपाट जो था ना उसको पूरी तरह से उखाड़ पुखाड़ दिए थे। तो क्या बोलते हैं, हिंद चीन के लोगों ने इनसे भी प्रेरणा लिया, किनसे, सन यात सेन से, कि सन यात सेन एक अकेला व्यक्ति जो किसी के राजपाट को खत्म कर सकता है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं। तो लाइफ में ऐसे ही कुछ है, आप अगर दूसरे की गलतियां से सीख रहे हैं, दूसरे की अच्छाइयों से सीख रहे हैं ना, आप बहुत आगे जाइएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी था। हिंद चीन यानी कि जो वियतनाम था, जो लाओस था और जो कंबोडिया था, ये तीनों मिलकर के सोचने लगे कि भाई ये अकेला व्यक्ति कमाल कर दे रहा है, एक जापान छोटा सा देश रूस को हरा दे रहा है ना। सन यात सेन अकेले होकर के पूरे मंचू राजवंश को खत्म कर सकते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इन सब के कारणों के वजह से, या ये सब कारण है जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का सॉरी दोस्त, अभी खाना खा के आए, बार बार हिचकी आ रही है ना, ठीक है। तो अब नहीं आ रहा वैसे। तो ये इन्हीं सब कारणों से, है ना, इन्हीं सब कारणों से हिंद चीन में क्या होने लगा, धीरे धीरे राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होने लगा। आई होप कि इतना बात समझ में आ गया होगा। भ्रम में था तीनों ना सर जी मतलब सर, ओहो, आगे बढ़ते हैं। अब एक और कहीं ना तो कहीं वजह था प्रथम विश्व युद्ध। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का कहीं ना तो कहीं एक वजह था, जो ये था प्रथम विश्व युद्ध मेरे भाई। और आपको पता होना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 ईस्वी में, मतलब ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और ये इस समय युद्ध किसके बीच में हो रहा था, तो आंसर है सर फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हो रहा था। मैं बताया था ना, फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे कि नहीं थे। तो जब इन लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था ना, तो पता है क्या हो रहा था, लड़ाई लड़ रहा था लोग फ्रांस का, जर्मनी से फ्रांस के लोग लड़ रहा था। और जर्मनी भाई बहुत पावरफुल था उस समय, हिटलर खतरनाक इंसान बैठल था उन्हें, तो बहुत ही पावरफुल था जर्मनी उस समय। और फ्रांस लड़ रहा था जर्मनी से। तो जब लड़ रहा था तो पता है फ्रांस का सरकार क्या करता था, फ्रांस का सरकार कब्जा किया था किस पे कब्जा किया था, हिंद चीन पे, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस पे। तो पता है बिना माने मतलब के कोनो सैनिक को माने उठा के हिंद चीन से बोलता था कि चलो सन लड़ाई लड़े, समझ रहे हो, अपने देश के लिए नहीं, मतलब हिंद चीन जो है ना अपने के लिए नहीं लड़ने जा रहा था, वो फ्रांस के लिए मजबूरी में लड़ने जाता था लोग, कुछ डरा के धमका दे रहा था लोग, है ना। जिस वजह से हिंद चीन के लोग को जबरदस्ती फ्रांस के लोग पकड़ के युद्ध लड़ने के लिए ले जा रहे थे, किसके साथ, जर्मनी के साथ। अब लोगों में वहां पर बड़ा खलबली मच गई कि भाई बिना ट्रेनिंग ले चल जा रहा है, लड़ाई लड़े। हमने कहा मर जिम जा। तो पता है मतलब बहुत सारे लोग वहां पर मर भी जाते हैं, लाखों की संख्या में मृत्यु होती है। किसका, हिंद चीन के लोगों का, किसके वजह से, फ्रांस के वजह से। तो सोच लेता है हिंद चीन के लोग, मतलब वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के लोग सोच लेते हैं कि ये हम लोग को मुआ देगा, एकरा के कुछ इलाज करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब कारण था हिंद चीन में राष्ट्रवाद का। आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से पहला कारण फान बोई चाउ का, एक तरह से बोल सकते हैं कि अकेले आवाज उठाना। दूसरा 1905 ईस्वी में जापान जैसे छोटे से देश द्वारा रूस को हरा देना। तीसरा मंचू राजवंश को एक अकेला व्यक्ति सन यात सेन द्वारा पूरे राजपाट को खत्म कर देना। चौथा वजह ये बोल सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी के बीच जब युद्ध चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध में, तो उस समय बड़ियारी लोगों को ले जाना, हिंद चीन के लोगों को युद्ध में ले जाना। तो इन्हीं सब के कारणों से, है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद की भावना उग्र हो गई।
पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ओके जल्दी बताइए। सर कल ट्यूशन कितने बजे लगेगा क्लास 10th? आपके अपने टाइम पर, आपके अपने टाइम पर 2 बजे। चल मेरे भाई, तो आई होप कितना समझ में आ गया हो। जल्दी कमेंट करो हमें, लेट मत कर भाई। चलो यस, हाँ, तो ये कारण था होने का। अब जैसे आवाज तो बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आवाज तो उठाते ही उठाते हैं, पूरा बैंड बजा के रख देते हैं दूसरे लोगों का। नहीं, तो ऐसे ही इस दौरान एक एंट्री होती है सुपरमैन का, जिसका नाम होता है हो ची मिन्ह। ये खतरनाक लेवल का इंसान था, ये पूरा धुआं धुआं कर दिया था आकर के। ये मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ भारत का राष्ट्रपिता कौन कौन है? महात्मा गांधी। चीन के राष्ट्रपिता कौन थे? आंसर है सन यात सेन। इसी तरह से मेरे भाई हो ची मिन्ह जो थे ना, वियतनाम के राष्ट्रपिता थे। मतलब पूरे हिंद चीन को आजाद करने की महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाए थे वो हो ची मिन्ह थे। ये सब चाइनीज था सब, नाम वो चाइनीज जैसा ना होगा, सब पगला सबका, समझ गए? तो भाई ये सब अजीब अजीब नाम रख ले हैं सभी सब। तो हो ची मिन्ह का मतलब पहले बता दो, पहले ये बात याद रखिएगा, ये राष्ट्रपिता है वियतनाम के, ठीक है। और हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? तो अब बिहार बोर्ड एक सवाल पूछता है, हो ची मिन्ह का अर्थ होता है, तो याद रखना पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी हो ची मिन्ह का मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला, है ना। क्योंकि इसने ना हिंद चीन को आजाद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पथ प्रदर्शक भी कहते हैं मेरे भाई, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं मेरे भाई। तो याद रखना हिंद हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं, जैसे कि इनका जन्म को लेकर के मेरे भाई। तो इनका जन्म कब हुआ था? 19 मई 1890 ईस्वी को, याद रखना है। हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? हो ची मिन्ह का जन्म हुआ था 19 मई 1890 ईस्वी, 19 मई 1890 ईस्वी, ठीक है दोस्त। अच्छा, और इनका जो जन्म हुआ था वो किसान परिवार में हुआ था। आज यार बहुत मजा आने वाला है, धुआं कबार देंगे आज हम लोग, बहुत मजा आएगा, खाली सुनते चलो। तो मैंने क्या बोला? इनका जन्म किसान परिवार में मेरे भाई हुआ था, है ना। और इनका मूल नाम यानी बचपन में बहुत सारा नाम था। नाम था नगुयेन सिंह कुंग, नाम था नगुयेन सिंह कुंग, और एक नाम था नगुयेन थाट थान, एक नाम था नगुयेन आइक्विक, है ना। इनका 3 नाम था बचपन में, मूल नाम ना होता है, कोई व्यक्ति बड़ा होकर के नाम बदल लेता है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का भी बचपन का मूल नाम कुछ अलग था, बाद में अपना नाम बदल लेते हैं। नहीं, ऐसे ही इनका भी मूल नाम था सॉरी ये क्या हो जा रहा है? नगुयेन, नगुयेन, नगुयेन सिंह कुंग। एक नाम था नगुयेन थाट थान, एक नाम था नगुयेन आइक्विक। तो इनका 3 नाम था बचपन में। और इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ले रखा था? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में और रूस की राजधानी मास्को में इन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा लिया था। अब जाहिर सी बात है भाई, बड़े स्तर पर पढ़े लिखे इंसान है ये। अब बड़े स्तर पर पढ़े लिखे इंसान है तो ये बात समझते थे, ये बात समझते थे कि इस तो फ्रांसीसिया सब ऐसे ना भागेगा सब कि तू जो अपन देश जो ऐसे भागेगा ना, एक निकल लतियावे के पड़ी। जैसे पूर्व की चलो आंदोलन चला था ना, मार मार के भाग जा रहा था सब पूर्व की ओर। फ्रांसवा सबके बोला के है ना नहीं आई है नहीं महाराज है नहीं, अब मार के भाग जाता था सब पूर्व की ओर। तो ये भी वही तरह से दिमाग लगाया, बोला कि ये सब ऐसे ना मानेगा सब, इकनी के मारे के पड़ी। तो क्या किया इसने ना, किसने? हो ची मिन्ह ने उग्र आंदोलन किया। उग्र आंदोलन मतलब नेक्स्ट लेवल पे, है ना। नॉर्मल आंदोलन नहीं था, एक आंदोलन और एक उग्र आंदोलन। तो आंदोलन का मतलब होता है कि नॉर्मल हाय 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 हाय, ये आंदोलन है। उग्र आंदोलन का मतलब फल्ला हाय हाय फल्ला हाय हाय, समझ रहे ना इसे। तो उग्र आंदोलन खतरनाक लेवल पर किया। अब बात सीधी सी है भाई, आंदोलन तो अकेले करोगे नहीं, अकेले आंदोलन कर लोगे? अब मान ले तुमको रोड जाम करना है भाई, अकेले जाम करोगे
क्या फायदा होगा? तुम्हारा कौन बतिया ना सुनेगा? सुन लेगा? नहीं सुनेगा। तो अकेले आंदोलन नहीं सुन पाए, मतलब आंदोलन करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है मेरे भाई, इन्होंने ना एक दल का स्थापना करते हैं जिसका नाम रहता है वियतनाम साम्यवादी दल। वियतनाम साम्यवादी दल, जिसमें बहुत सारे लोगों को एकजुट करते हैं और बोलते हैं कि ये फ्रांसीसियों को भगाना है, फ्रांसीसियों को भगाना है। और इस दल की स्थापना 1925 ईस्वी में करते हैं, 1925 ईस्वी में करते हैं। कौन सा दल का? वियतनामी साम्यवादी दल का स्थापना 1925 ईस्वी में करते हैं। और कहाँ करते हैं? तो आंसर है फ्रांस में करते हैं। सोचिए, फ्रांस के लोग को भगाना है और फ्रांस में ये रणनीति रच रहे हैं। सोचिए, यही होता है शिक्षा का पावर। बोलते हैं ना, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा शेरनी का एक ऐसा दूध है ना, बोल सकते हैं कि शिक्षा शेरनी के समान एक ऐसा दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इतिहास गवाह है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रामानुजम, है ना। तो आप भी पीजिए एकदम जी जान लगा करके, और आप भी दहाड़ना सीख जाइएगा, जैसे ये भी दहाड़ रहे हैं अपने देश में। समझ रहे हो ना, शिक्षा के बदौलत। सोचिए, मास्को यानी रूस की राजधानी मास्को, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। तो फ्रांस के लोगों को ही भगाना था, और फ्रांस में ही इन्होंने दल बनाया। कौन सा दल? वियतनाम साम्यवादी दल, जो कि 1925 ईस्वी में बनाया था, है ना। बाद में ये कुछ समय बाद वापिस आ गए वियतनाम, है ना, क्योंकि भाई आंदोलन करना है तो अपने जगह पे आना पड़ेगा। तो वियतनाम वापिस आते हैं, और 1930 ईस्वी में उसी दल मतलब वियतनामी साम्यवादी दल था ना, उसका नाम बदल देते हैं और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देते हैं। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रख देते हैं। तो बिहार बोर्ड पूछेगा अगर कि बताइए वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया, तो याद रखना वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, है ना, हो ची मिन्ह ने किया। और कब किया? 1930 ईस्वी में किया। वियतनाम साम्यवादी दल का स्थापना कब हुआ? आंसर 1925 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो आंसर है हो ची मिन्ह ने ही किया। कहां पर? फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। बिहार बोर्ड ने पूछा कि हो ची मिन्ह का जन्म कब हुआ, तो क्या बोलोगे? 19 मई 1890 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ओके, अब फिर आगे चलकर एक और स्थापना करते हैं दल का, जिसका नाम रहता है इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो सर हो ची मिन्ह ने किया। अब इनकी मृत्यु हो जाती है ना। इनकी मृत्यु कब होती है? 2 सितंबर 1969 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो क्या आपको हो ची मिन्ह के बारे में इतना बात समझ में आ गया? जल्दी बताइए। नाम के कारण ही ये पाठ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, नाम बड़ी अजीब अजीब है इसमें। अच्छा गुरुजी, इस पार्ट में लोगों का नाम भी अजीब गरीब है। हाँ भाई, ये तो बात है, सरनेम खतरनाक है। हाँ भाई, नाम अजीब अजीब है, बाकी कहानी समझ में आ जा रही है ना। एक बाद भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। वाह वाह, क्या मजा आएगा उसमें, मजा तो खूब आएगा उसमें भाई। बोलो जल्दी, यहां तक क्लियर है सबको? बोल मेरे भाई, बोल थे ऐसे न तू चुप रहा कर, तो हम हो जाएंगे परेशान, तो हो जाएगा दिक्कत। जल्दी से कमेंट कर मेरे भाई। चलिए जल्दी बताइए, क्लियर है? क्विक। हाँ सर, हाँ गुरु जी क्लियर है। सुपर, यस सर क्लियर है। गजब। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी बातों को। मैंने बोला हो ची मिन्ह को राष्ट्रपिता कहा जाता है वियतनाम का। हो ची मिन्ह का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, है ना। इनका जन्म 19 मई 1890 ईस्वी को हुआ था, जो कि किसान परिवार में हुआ था। और इनका बचपन का बहुत सारा नाम था, न्युगियन सिंह कुंग, न्युगियन थाटथान और न्युगियन, है ना, आइक्वेक नाम था। और इनकी शिक्षा दीक्षा पेरिस और मास्को जैसे बड़े लेवल पे
शहरों में हुआ था। और इन्होंने वियतनाम को, यानी पूरे हिंद चीन को बोल सकते हैं, वैसे वियतनाम को ही नहीं, पूरे हिंद चीन के लिए इन्होंने आजाद करने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उग्र आंदोलन किया। और उग्र आंदोलन करने के लिए उन्होंने दल का स्थापना किया, जो कि फ्रांस में किया था। और उस दल का नाम वियतनाम साम्यवादी दल था, जो कि 1925 में स्थापित किए थे। उसके बाद में आगे चल करके उसका नाम बदल के 1930 ईस्वी में, है ना, वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। इसके बाद एक और पार्टी की स्थापना की है जिसका नाम था इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है 2 सितंबर 1969 ईस्वी को। क्लियर? चल मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा। अब सभी लोग ना ईमानदारी से हर एक बात को छोड़ के, हर एक बात छोड़ के आप नजर एकदम स्क्रीन पर लगाए रखिएगा, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट लेवल पे, खतरनाक लेवल पर, खूंखार लेवल पर। आइए समझते हैं मेरे भाई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी अब शुरू होगी। अब इसी में स्वतंत्रता मिलेगी किसको? पूरे हिंद चीन को। कैसे? अब हम बताने जा रहे हैं, तो समझिएगा। देखिए, जब मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 1945 ईस्वी के बीच में, तो उस समय हो ची मिन्ह जो है ना, हो ची मिन्ह, है ना, मान लीजिए अब बोले कि सर मृत्यु हो गई, फिर से इनकी कहानी। अरे भाई, मृत्यु एक उनके बारे में डिटेल विवरण दिए थे, अब बता रहे हैं कि कैसे आजाद हुए थे, ठीक है। तो ये मत समझना मर गए के बाद फिर से कहानी स्टार्ट कर रहे हैं। भाई समझो कि हम इनका डिटेल विवरण दिए हैं, अब इनका काम समझा रहे हैं कि क्या क्या किए हैं, ठीक है। हाँ, तो हो ची मिन्ह वियतनाम में क्या करते हैं? लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम का स्थापना करते हैं। याद रखना मेरे भाई, हो ची मिन्ह वियतनाम में लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, इसको शॉर्टकट में वियत मिन्ह बोलते हैं, वियत मिन्ह बोल सकते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे मेरे भाई? वियत मिन्ह, वियत मिन्ह बोला जाता है। लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, है ना, जिसका, है ना, स्थापना कब किए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने किया था, है ना। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, हम बताने जा रहे हैं कि आखिर इन्होंने कैसे, है ना, बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, बहुत ही चालाकी से कैसे हिंद चीन को आजाद करवाया। तो देखिए, आपको पता होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं। जब मेरे भाई द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सभी लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान पूरा विश्व 2 भाग में बट चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 1945 के दौरान, तो उस समय पूरा विश्व 2 भागों में बट चुका था, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी जैसे देश आते थे। और भी देश थे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है। फिर से सुनिए, उस समय धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में 2 तरह से पूरा विश्व 2 खेमों में डिवाइड हो गया था, है ना, जर्मनी, इटली, जापान और हंगरी। जबकि मित्र राष्ट्र की ओर ब्रिटेन थे, फ्रांस थे और अमेरिका थे लोग, ठीक है। अब ये जो युद्ध चल रहा था वो मुख्यतः फ्रांस और जर्मनी के बीच में चल रहा था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में चल रहा था, आपको जैसा कि पता होगा। तो होता क्या है कि जब युद्ध हो रहा होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस दौरान जर्मनी बहुत ही शक्तिशाली होता है। जर्मनी मेरे भाई बहुत ही शक्तिशाली होती है, यानी जर्मनी देश ना बहुत ही शक्तिशाली होता है उस समय, बहुत ही खतरनाक लेवल पर। और जर्मनी क्या करता है? कब्जा कर लेता है, किस पर? फ्रांस पे कब्जा कर लेता है। जर्मनी क्या कर लेता है मेरे भाई? कब्जा कर लेता है, किस पे? फ्रांस पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। जर्मनी कब्जा कर लेता है किस पे? फ्रांस पर कब्जा कर लेता है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, जर्मनी फ्रांस पर कब्जा करेगा तो क्या होगा? जर्मनी मान लो फ्रांस पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रांस कमजोर हो गया, फ्रांस कमजोर हो गया, कमजोर पड़ गया। अब जैसे ही कमजोर पड़ा ना, वहां से हिंद चीन तो थोड़ा बहुत खुशी होने लगा कि चल भाई, यस मैं जीत गया, मतलब मैं आजाद हो गया। लेकिन वो लोग अभी भूल रहे थे कि अभी एक और संकट आना बाकी है, अभी एक और संकट आना बाकी है। तो उस समय क्या होता है भाई? जापान भी कम नहीं होता है ना, जापान भी शक्तिशाली रहता है।
जापान भी किसी से कम नहीं होता है। उस समय जापान भी अपने आप में काफी ताकतवर रहता है। तो जापान क्या करता है, जैसे ही देखता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया, वैसे ही जापान क्या कर देता है, हमला कर देता है हिंद चीन पर, यानी फ्रांस को हरा देता है, हिंद चीन पर कब्जा कर लेता है। जो जो फ्रांसीसी बसे थे ना हिंद चीन पर, उसको हरा देता है, यानी जो जो सैनिक थे हिंद चीन में फ्रांस के, उनको मार देता है सभी को, कौन, जापान के लोग। और उसको हरा करके हिंद चीन पर क्या कर लेता है, कब्जा, यानी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है, जापान। यहां तक तो बात ठीक चल रहा था, कि चलो वापिस से बेचारा ये सब कब्जा में आ गया। अब होता क्या है ना, बोलते हैं कि एक छोटी चींटी ज्यादा फड़फड़ाने लगती है किसी से जीत जाती है। तो जापान सोचा कि फ्रांस को हरा दिए, अब हमारा सामने के बा तो कुछ नहीं कर सकत कौन हमारा के। तो होता क्या है, अमेरिका का जहाज जा रहा होता है ना, अमेरिका का जहाज जा रहा होता है जिसका नाम रहता है पर्ल हार्बर। और क्या करता है जापान, लवा के चक्कर में, वैसे तो पूरे एक दूसरे के विरोधी थे लोग, डायरेक्टली नहीं थे लेकिन इनडायरेक्टली थे। तो क्या करता है जापान जो है ना, अमेरिका के जहाज पर्ल हार्बर को नष्ट कर देता है, उड़ा देता है बम से। और अब जो सही पता चलता है कि अमेरिका का जहाज जापान वाला ने उड़ा दिया है। अब अमेरिका बोलता है, रुक बउआ, तू केकरा से पंगा लिया है तुमको पता नहीं है ना, हम लोग वो देश हैं जिसे युद्ध होता है तो जिंदा नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, बेचारा अमेरिका का ये कहना था, भाई पावरफुल था अमेरिका भाई काफी नेक्स्ट लेवल पर पावरफुल था उस समय भी। क्यों, क्योंकि अमेरिका परमाणु संपन्न देश हो चुका था, अमेरिका के पास परमाणु बम था मेरे भाई। अमेरिका वालों ने परमाणु बम का आविष्कार कर दिया था, यानी नेक्स्ट लेवल पे, समझ रहे हो। तो अब सोचा कौन सोचा, अमेरिका सोचा कि रुक बड़ी फड़फड़ा तड़े तो एक उड़ावे के पड़ी। तो क्या करता है, अमेरिका बम फेंक देता है, बम नॉर्मल नहीं, परमाणु बम फेंक देता है। कहां पे, आंसर है हिरोशिमा पर। कब फेंकता है, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। बोला ले बम फट स्वाहा, समझ रहे हो, तो फट जाता है बम हिरोशिमा पर गिराता है अमेरिका 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। और फिर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर गिरा देता है। बेचारा जापान तबाह हो जाता है, जापान में एकदम त्राहिमाम मच जाता है, खतरनाक लेवल पे। अब जापान उसी समय से थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है, बैकवर्ड चला जाता है। अब सोचो यहां से होता क्या है कि जापान खत्म, जापान का हालत खराब। अब जापान तो कुछ कर नहीं सकता है, जापान की कहानी खत्म। हंगरी उतनी पावरफुल था नहीं। फिर जर्मनी भी लड़ते मान लो भाई 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का नष्ट होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका का ज्यादा कुछ नष्ट नहीं हो रहा था, अमेरिका बस फ्रांस का हथियार भेज रहा था, फ्रांस को हथियार भेज दे रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही अमेरिका के जहाज को मारा लोग ना जापान वाला, अब तू मैं हो गया। पहले तू मैं हो रहा था, है ना। जैसे लड़ाई 2 तरह का होता है, तू मैं करके, और एक लठिया लेके है ना। तो पहले लड़ाई तू मैं चल रहा था, है ना, यानी अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली फ्रांस को। लेकिन जैसे ही जहाजवा को मारा ना, तो तू मैं से बंद होके फाइटी शुरू हो गया सीधे। तो उस समय पूरी तरह से कौन नष्ट हो चुका था, जापान का कहानी खत्म होता था, टाटा बाय बाय। अब जाहिर सी बात है 2 देशों के बीच में युद्ध होगा, तो सीधी सी बात है धन जन की क्षति होगी। तो बेचारा जर्मनी का धन जन का बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर क्षति हो चुका था, यानी जर्मनी का एक तरह से बोल सकते हैं कि कमर एक तरह से टूट ही चुका था। तो वो क्या करता है, वो हार मान लेता है। क्यों, क्योंकि भाई जर्मनी के पास अब उतना काबिलियत था नहीं, इटली भी उतना मतलब था नहीं। तो जर्मनी हार मान लेता है, किसके सामने, अमेरिका के सामने। इसी बीच में हो ची मिन्ह दिमाग लगाते हैं, है ना, और दिमाग लगा करके आजाद कर लेते हैं किसको, आंसर है पूरे हिंद चीन को। और इसकी कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि हो ची मिन्ह ने आखिर क्या करके आजाद करा लिया था। आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रांस
का शासन हिंद चीन पर से हटा, अमेरिका का सॉरी उसके बाद जापान का कैसे हटा, तो जापान का कैसे हटा, हमारे हिसाब से तो भाई जापान का प्रकोप हिंद चीन पर हटने का सबसे खास वजह अमेरिका है। अगर अमेरिका नहीं आता बीच में तो आज जापान उसको अपना उपनिवेश बना के रखता नहीं, लेकिन अमेरिका ने बम गिरा दिया, परमाणु बम हिरोशिमा पर और नागासाकी पे 6 अगस्त को, 9 अगस्त को पटक धाए धाए, तो हो गया गड़बड़। उस समय से सब पीछे चल गया और फिर धीरे 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 दिमाग लगा के हिंद चीन यानी इंडो चाइना आजाद हो गया। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर आई तो बोलो। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? जल्दी बता। जल्दी बताओ लोग। और आपको मजा आया कि नहीं आया ये भी बताइए आप हमें। क्या आपको ये कहानी समझकर सुनकर मजा आई कि नहीं आई? फटाफट ही बताइए। यस, हाँ आज के लिए इतना ही। तो ये कहानी था जिस वजह से धीरे धीरे रास्ता साफ हो गया, धीरे धीरे रास्ता साफ हो गया और इस प्रकार से हिंद चीन क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। तो मैं बता दूं मेरे भाई, कल हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो आंसर है सर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल सुन लीजिए 1-2 मिनट का न्यूज, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल ये चैप्टर खत्म, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे भाई, खत्म। और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात, परसों यानी कि परसों हम लोग क्या करेंगे, तो परसों हम इस चैप्टर का मेरे भाई 2 नंबरिया और 5 नंबरिया कराएंगे, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और फिर उसके एक दिन बाद यानी कल क्या तारीख है, कल है सर 26 तारीख को खत्म हो जाएगा। 27 तारीख को 2 नंबरिया 5 नंबरिया करेंगे, 28 तारीख को इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और फिर ये चैप्टर हो जाएगा खल्लास। फिर 29 सितंबर से हम लोग शुरू करेंगे भारत में राष्ट्रवाद, अलग अंदाज में, अलग लेवल पे, वो और मजा आएगा, समझ गए? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सबको गुड नाइट एंड साथ ही साथ बाय बाय एंड लव यू ऑल।